नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। भूरा गांव के गोकुल ने जब स्वरूप को उस भयानक बरगद के टीले वाले रास्ते पर जाते हुए देखा तो उसने चिल्लाकर उसे टोकते हुए कहा, उस ओर मत जा, उस बरगद के आसपास वो नरभक्षी कुत्ते रहते हैं, उनसे बच भी गया तो वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी तुम्हें। गोकुल ने पीछे से चिल्लाकर स्वरूप को चेताने की कोशिश की। स्वरूप पलटा, उसके चेहरे पर आतंक था। अरे मैं तो भूल ही गया था यार, अच्छा हुआ तूने चेता दिया। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदले और वो जोर से हंसने लगा। हंसते हुए स्वरूप ने कहा, वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, वही पगली नंदिनी है जिसकी उटपटांग हरकतों को गांव वालों ने चुड़ैल का नाम दे दिया। मैंने खुद उसे आधी रात को कई बार इस ओर जाते हुए देखा है। आज उसके उन साथी कुत्तों और उसका पागलपन भी ठीक कर दूंगा, इसलिए तो ये मोटा तेल पिलाया डंडा साथ लाया हूं। गोकुल उसकी चिंता करता ही रह गया, पर स्वरूप पलटकर तेज कदमों के साथ वहां से आगे बढ़ गया। गोकुल कुछ पलों तक तो सकते की हालत में उसे देखता रहा। फिर उसने 2 कदम उसके पीछे जाने के लिए बढ़ाए, परंतु तभी उसकी नजर दूर उस बड़े ऊंचे टीले पर किसी पिशाच की तरह अकेले खड़े बरगद पर पड़ी। रात में अकेले खड़ा वो विशाल पेड़ किसी भी हिम्मत वाले की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। जहां लोग दिन में भी लोगों के साथ जाने में घबराते थे, वहां गोकुल स्वरूप के पीछे जाने की हिम्मत न कर सका। वो समझ गया था कि अब स्वरूप को वह शायद कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए उसके पीछे जाने का इरादा छोड़कर वह गांव वालों को सब कुछ बताकर उनसे मदद लाने को दौड़ पड़ा। जब तक स्वरूप उस टीले तक पहुंचा तब तक रात का अंधेरा घिरने लगा था। स्वरूप जोश जोश में यहां तक चला तो आया था, परंतु रात के बढ़ते घनघोर अंधकार ने उसकी हिम्मत को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने हाथ में थमे लट्ठ को और मजबूती से पकड़ लिया। हथियार के एहसास ने उसकी हिम्मत को थोड़ी राहत दी और वह वापस तेजी से उस ओर बढ़ने लगा। उसके दिमाग में वे बातें चल रही थीं जो गांव वालों ने कई बार चौपाल पर की थीं कि उस बरगद के नीचे कुछ ऐसा गड़ा है जो बाहर आने पर बहुत बड़ा असर डालेगा। वह खुद से बड़बड़ा उठा, मैं जानता था हमेशा से कि वहां जरूर खजाना गड़ा है। गांव वाले सोचते हैं कि ऐसी चुड़ैलों की बकवास करके वो खजाना किसी को हासिल नहीं करने देंगे। नहीं, मैं उनको यह खजाना हड़पने नहीं दूंगा। अगर वो पगली भी मेरे रास्ते में आई तो आज उसे ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा पैदा होने से पहले 1000 बार सोचेगी। अब यह खजाना सिर्फ मेरा होगा। मैं अपने साथियों के साथ इसे निकाल लूंगा। वो लोग वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था कर चुके होंगे, बस अब मेरे पहुंचने की ही देर है। वह तेज पर सधे कदमों के साथ उस टीले पर पहुंचा तो उसे यह देखकर निराशा हुई कि वहां उसके दोस्तों का कोई नामो निशान न था। इसलिए वह बड़बड़ाया, साले कामचोर, हिस्सा मांगने सबसे पहले आते हैं, पर काम कह दो तो हरामखोरी करने लगते हैं। हजार हजार गालियां देता हुआ वो उस पेड़ से थोड़ा सा दूर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ पल बीते ही थे कि उसे अपनी पीठ की ओर से हल्की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसे गोकुल की आदमखोर कुत्तों की बात याद आ गई थी। उसने तुरंत पलट कर देखा तो पाया कि वहां एक मरियल सा कुत्ता उसे देखकर गुर्रा रहा था। स्वरूप उसे देखकर मन ही मन हंसा, फिर अपने पास पड़े लट्ठ का एक भरपूर प्रहार उस कुत्ते पर कर दिया। कुत्ता क्याऊं क्याऊं करता वहां से भाग गया। स्वरूप अपने डर पर मन ही मन हंसता हुआ वापस इंतजार करने लगा। अचानक उसके आसपास 2-3 कुत्ते और मंडराने लगे जो शायद उस मरियल पिल्ले की आवाज सुनकर आ गए थे। स्वरूप ने आओ देखा न ताओ उन पर भी लाठी भांज दी। उनमें से एक को लट्ठ लगा और दूसरा डर से ही पीछे हट गया। परंतु स्वरूप के होश उड़ने लगे ये देखकर कि वहां और कुत्ते आ गए थे और अब उनके इरादे खूंखार हो चुके थे। पता नहीं कहां से बड़ी तेजी से वहां कुत्तों का जमावड़ा होने लगा। स्वरूप आश्चर्य करने लगा क्योंकि उतने कुत्ते तो उसके गांव या उसके आसपास भी नहीं थे जितने वहां आ गए थे, और वो उसके हाथ में थमे तेल पिलाए लट्ठ से भी डर नहीं रहे थे। उसने लट्ठ घुमाया, कईयों पर जोर से पड़ा तो कुछ के हिस्से में वह ना आ पाया क्योंकि लट्ठ टूट गया। आतंक और आश्चर्य से स्वरूप कांप कर रह गया। उसका मजबूत लट्ठ उसके मजबूत आत्मविश्वास की तरह टूट गया था। अब तो बस उन कुत्तों के उस पर टूट पड़ने और उसके मांस को चिथड़ चिथड़ करने की ही देर भर थी। तभी वह इलाका रोशनी से जगमगा उठा। स्वरूप की चौंधियाई आंखें जब देखने लायक हुईं, तब उसने अपने दोस्तों को वहां तेज रोशनी वाली टॉर्च लिए देखा, जिनमें से कुछ के हाथ में खुदाई वाले उपकरण भी थे। स्वरूप उनको देखते ही छूटे सांड की तरह उनकी ओर दौड़ा और पागलों की तरह डर से थरथराते हुए उन्हें कहने लगा, वो कुत्ते
कहते हुए उसने उस तरफ इशारा किया तो यह देखकर चौंक गया कि वहां कुछ भी न था सिवाय उसके टूटे हुए लठ के। उसके दोस्तों में से एक ने स्वरूप को घबराया हुआ देखकर कहा, क्या हुआ रूपे? कौनो भूत वूत देख लिए हो काबे जो पतलून गीली कर रहे हो साले? हमसे बड़ा भूत भी कौन होवे है यहाँ? कहकर उसने स्वरूप के कंधे पकड़कर झकझोरा। उसके झकझोरने से स्वरूप थोड़ा स्थिर हुआ। वो अभी भी डरा हुआ था, परंतु अपने दोस्तों को औजारों सहित देखकर वह फिर से शेर बन गया। उसने उन्हें कुछ बताया नहीं और बात को टालकर उन्हें बरगद के नीचे एक विशेष जगह खुदाई करने को कहा। वे सब अपने काम में जुट गए। इधर गोकुल जब गांव में सरपंच के पास पहुंचकर उन्हें स्वरूप के बारे में सब कुछ बताया, तब सरपंच गुस्से में उसका गला पकड़कर बोले, क्या बक रहा है बे? तूने उसे रोका क्यों नहीं? अब वहां जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वरूपा अब न बचने का। जानते हो ना वो जगह कितनी खतरनाक है। इतना कहकर उन्होंने गोकुल का गला छोड़ दिया। छूटने के बाद गोकुल अपना गला मसलते हुए दुखी स्वर में बोला, मैं क्या करता सरपंच जी? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो तो जाने किस जुनून के हवाले था। मैंने एक बार तो सोचा कि उसके पीछे जाऊं, पर मेरी नजर उस चुड़ैल पर पड़ गई जो दूसरे रास्ते से स्वरूप के पीछे लग पड़ी। उसके बाद मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब आप ही कुछ कीजिए, बचाइए स्वरूप को। सरपंच गहरी सोच में पड़ गया, परंतु उसकी सोचों को विराम दिया किसी के आने की आहट ने, जो थी उसके छोटे भाई शिव की। गोकुल शिव को देखकर वहां से विदा लेकर निकल गया था, क्योंकि सरपंच की सभी गांव वालों को सख्त हिदायत थी कि उसके भाई के सामने ऐसी वैसी कोई भी बात न की जाए। किले पर स्वरूप और उसके साथी टीले की मिट्टी को एक जगह से खोद रहे थे। टीले की मिट्टी ज्यादा कठोर न थी, परंतु फिर भी ढेर सारी मिट्टी खोदकर निकालने में बहुत समय लगना ही था। स्वरूप और उसके दोस्त बारी बारी से लगातार काम कर रहे थे। फिर भी बहुत गहराई तक खोदने के चक्कर में वे सब थक कर चूर हो चुके थे। आधी रात के मौसम की ठंडक भी टपाटप बहते उनके पसीने और धौंकनी सी चलती सांसों को आराम न दे पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसके साथियों में से लंबे चौड़े लीडर ने गुस्से में कहा, करे रूपे, कहाँ है खजाना? हालत देख हमारी। उस खजाने के चक्कर में मरियल कुत्तों से भी गई गुजरी हो गई है हालत, जिसका होना ना होना ही पक्का नहीं है। ऊपर से यहाँ की डरावनी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए भी हम यहाँ आए। अब अगर खजाना नहीं मिला तो यहाँ खाना बनाने वाले उस तांत्रिक और उसके बाद तेरी खैर नहीं है, ध्यान रखियो। स्वरूप ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मेरी बात बाद में सोचना, पहले वो देख। सबने उसके इशारे की तरफ देखा तो पहले तो उनमें से अधिकांश को कुछ समझ नहीं आया, पर जब समझ आया तो सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल पड़े। वहां उस विशाल खड्डे के एक कोने में एक कड़े जैसी चीज मिट्टी से झांक रही थी। उनमें से 2-3 जन तुरंत वापस उस खड्डे में उतरे और उसके आसपास से मिट्टी हटाने लगे। जल्दी ही परिणाम उनकी आशा के अनुसार निकला। वहां एक बहुत विशालकाय धातु का संदूक था। संदूक इतना भारी और विशाल था कि उनमें से कईयों ने मिलकर और हाथ लगाए, तब जाकर वह उस खड्डे से मुश्किल से बाहर आया। सब लोग थककर चूर हो चुके थे, परंतु खजाने की बढ़ती उम्मीद ने उनमें नई स्फूर्ति भर दी थी। स्वरूप ने सबको हटाया और संदूक को खोला। बाकी सब उत्सुक थे कि कितना खजाना उनके हिस्से में आया है। स्वरूप संदूक खोलते ही चिहुंक गया। उसे चौंकते देखकर उसके साथियों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, बोल ना रूपे, चुप क्यों खड़ा है? कितना मिला है? फिर भी स्वरूप चुप खड़ा रहा। तब उनमें से एक ने उसे धक्का दिया और संदूक में झांका। झांकते ही उसके होश उड़ गए और वह घबराकर पीछे गिर पड़ा। सबने जब देखा तब उन्हें उसमें सिर्फ कंकाल मिले, इंसानी कंकाल। उनके मुखिया ने तुरंत स्वरूप का गला पकड़ लिया और बोला, यह क्या मजाक है रूपे? इतनी दूर से बुलाकर, इतनी मेहनत करवाकर तू हमें ये हड्डियां बांटना चाहता है? अब इन खोपड़ियों को गले में डालकर क्या अघोरी बन जाए? इससे पहले कि वह स्वरूप को कुछ और कह या कर पाता, उसकी नजर स्वरूप के पीछे चली गई। उसके हाथ से स्वरूप का गला छूट गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, वहां अभी अभी मैंने एक लड़की को देखा। खजाना न सही, उस लड़की को ही उठा लाओ। आज वही हमारा खजाना है। स्वरूप की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही पगली है। उसके भी चेहरे पर यह ख्याल आते ही शैतानी मुस्कान आ गई। कहना न होगा कि उन लड़कों को चारों तरफ फैलकर उस लड़की को अंधेरे में ढूंढकर पकड़ने और सबके सामने लाकर पटकने में जरा भी देर नहीं लगी। वो लड़की चुपचाप अपने ही विचारों में गुम थी। अचानक इतने अनजान लोगों को देखकर डर गई। उसने भागने की कोशिश की, परंतु कुछ ही कदम भाग पाई। उन लोगों में से 4-5 जनों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और उसके खूब छटपटाने वाले डाए। चिल्लाने के बाद भी वे उसे जबरदस्ती उठा लाए। लीडर वहशी भाव से लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला, बोल ना रूपे, खजाना मस्त है ना? पर एक बात तो बता, ये जोर से क्यों नहीं चिल्ला रही? वो क्या है? मुझे जोर से चीख सुनकर मजा आता है, स्वरूप ने जवाब दिया।
मंद बुद्धि है। हमारे गांव के एक बड़े परिवार की लड़की है। उसका परिवार जाने कहां गायब हो गया। तब से ये बोल भी नहीं पाती, इधर उधर भटकती रहती है। गांव वाले इसे चुड़ैल समझते हैं, तो अब तक किसी ने इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं की। पर मुझे यकीन था कि ये वैसी नहीं है जैसी सब समझते हैं। लीडर ने आगे बढ़ते हुए बड़ी शैतानियत से जवाब दिया, तो चलो आज चुड़ैल को भी बता दें कि इंसान उससे भी बड़े शैतान होते हैं। कहते हुए उसने उस लड़की का कंधा पकड़ लिया। लड़की कसमसाकर मुंह से कोई आवाज भी न निकाल पाई। सब लड़के उसकी हालत और उसका छटपटाना देखकर हंस रहे थे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। गांव के 2-3 आदमी सरपंच को कुछ बताने आए थे, जिसे सुनकर सरपंच चौंक कर बोला, क्या कहा? 16 लाशें, और स्वरूप की हालत उनमें सबसे बुरी है। कैसे हुआ ये सब? उनमें से एक ने कहा, पता नहीं सरपंच जी, पास जाने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। सारी लाशें बरगद से लटकी हुई हैं। पास जाए बिना असल स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, और पास जाना तो। उसकी कायरता भरी बात सुनकर सरपंच चिढ़ गया और बोला, तो मेरा मुंह देखने आए हो क्या? जल्दी किसी को भेजकर काली मंदिर के पुजारी जी को बुलाओ, वही साथ चलेंगे, तभी वहां कुछ हो पाएगा। सरपंच का इतना कहना था और वो आदमी तुरंत दौड़ पड़ा। इधर सभी गांव वाले उस टीले से थोड़ी दूर रहकर वहां का नजारा देख रहे थे। सुबह की रोशनी में भी वो अकेला खड़ा बरगद उन सब में आतंक फैला रहा था। और हो भी क्यों ना, उसका दृश्य ही कुछ ऐसा था। वहां स्वरूप के साथियों की लाशें बरगद की जटाओं से लटकी हुई थीं। गांव वाले तरह तरह की बातें करके उनकी पहचान, मौत के तरीके और समय का अंदाजा लगा रहे थे। तभी कुछ ही देर में एक गेरुआ वस्त्र लपेटे अनोखी शख्सियत की आवाज आई, चलो मेरे साथ। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। वो काली मंदिर के पुजारी थे, एकदम सादे व्यक्तित्व के मालिक, परंतु उनके चेहरे का तेज वहां हो रही सभी आवाजों को शांत कर चुका था। कुछ साहसी गांव वाले उनके पीछे चल पड़े। जल्दी ही सब टीले पर पहुंच गए। जो नजारा दूर से भयानक लग रहा था, वह पास से जानलेवा था। तभी तो वहां कई कमजोर दिल वाले तुरंत ही गिर गए। जब उन्हें संभाला गया, तब तक कुछ लोगों के प्राण ही निकल चुके थे। भय की सारी सीमाएं पार हो चुकी थीं। सभी लटकी लाशों की जुबानें उनके मुंह से बाहर लटक रही थीं। साफ दिख रहा था कि उन सबकी मौत फांसी से हुई थी। उनकी आंखें आतंक से फटी हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ महाभयानक देख लिया हो। लेकिन लोगों के आतंक का असली कारण था उनके दिल, जो उनके शरीरों से बाहर लटक रहे थे। हत्यारे ने उन्हें उन्हीं के सीने से निकालकर उनकी मौत को और भी भयानक बना दिया था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने आगे आकर पुजारी का अभिवादन किया और चिंता भरे स्वर में बोले, पुजारी जी, ये उसी चुड़ैल का काम है। उसने इतने बच्चों की जानें ले ली, वो भी इतने भयानक तरीके से। कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे? 2 सालों से ये बरगद और इसकी ये चुड़ैल आसपास के सभी गांवों के लिए आतंक बनी हुई है। उनकी बातों पर पुजारी कुछ न बोले, वे अपने जाप करते रहे। पुजारी समेत सभी ने देखा कि स्वरूप की लाश बरगद के नीचे पड़ी थी। उसकी खाल किसी ने खुरच कर उतार दी थी और उसके शरीर के टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें भी नसों की सहायता से कोटरों के बाहर लटक रही थीं। उसकी लाश के नीचे की मिट्टी देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां किसी ने गड्ढा खोदा था, जिसे अभी अभी समतल किया गया था। पुजारी ने स्वरूप की लाश के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ देर आंख बंद कर ध्यान लगाने के बाद सरपंच को इशारा किया। सरपंच ने कुछ हिम्मत वाले आदमियों की सहायता से स्वरूप की लाश को तुरंत हटवा दिया। लाश हटाने के बाद सरपंच ने पुजारी से हाथ जोड़कर विनती की, इस गड्ढे को खुदवाने की आज्ञा दीजिए पुजारी जी, ताकि पता तो चले कि यहाँ खुदाई क्यों की गई थी। पुजारी ने एक गहरी नजर अभी अभी मारी गई गांव वालों की लाशों पर डाली और बोले, नहीं सरपंच जी, अभी यहाँ किसी भी चीज को छेड़ना बहुत बड़े विनाश को बुलावा दे देगा। क्या आप और शव बिछवाना चाहते हैं? सरपंच पुजारी जी के आगे भावुक होकर बोल उठा, तो फिर इन बच्चों की लाशें, इनके गांव और घरों तक तो खबर भिजवानी ही होगी। और सबसे बड़ी बात, इन्हें उतारवाएं कैसे? कोई ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जो हिम्मत कर रहे हैं उनकी हालत खराब हो रही है। पुजारी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं सरपंच जी, पर जब तक कुछ भी पता न चले हम सीधे हाथ नहीं डाल सकते। बात पूरे गांव की सुरक्षा की है, इसलिए लाशें उतारते ही हमें यहाँ एक छोटी सी पूजा करनी होगी। उस पूजा की भभूति की सहायता से मैं इस जगह को कीलित कर दूंगा। इसलिए सबसे पहले आप जो सामान मैं लिखवाऊं उसे मंगवाइए। सरपंच ने तुरंत कुछ गांव वालों को विशेष सामान लाने का निर्देश देकर वहां से भेज दिया। कुछ ही देर बाद सभी लाशें उतरवाकर कपड़ों से अच्छी तरह ढककर उन्हें वहीं एक तरफ रखवा दिया गया। पुजारी जी ने वहां एक जगह शुद्ध करके पूजा शुरू कर दी। पूजा शुरू किए हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादलों ने बड़ी ही तेजी से आसमान को ढक लिया।
उनका कालापन इतना अधिक था कि दिन में भी अंधेरा सा छा गया, और वह अंधकार ऐसा था जैसे सब कुछ लील जाएगा। हवन की आग भी वहां के अंधेरे को दूर करने के बजाय मानो प्रकाश को ही लीलने लगी थी। वहां सभी गांव वालों में भी आतंक फैलने लगा और उनकी काना फूसी किसी शोर से ज्यादा गूंजने लगी। पुजारी जी समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वातावरण की मनहूसियत को वह भी महसूस कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने मंत्र जाप बंद नहीं किया। अचानक वहां की हवा तेज हो गई। उड़ती धूल ने कुछ ही पलों में सब कुछ तितर बितर कर दिया। उसी समय आंधी की तेज सरसराहट के बीच हवा में तैरती घुंघरुओं की आवाज ने सबकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। सभी लोग वहां से किसी बाढ़ से छूटे पशुओं की तरह भागने लगे। केवल पुजारी और सरपंच के कुछ खास लोग ही वहां टिके खड़े रह गए थे। हवन की लपटें तेज आंधी में फड़फड़ा रही थीं, जो अब पुजारी को भी तपाने लगी थीं। उनके लिए मंत्र जाप जारी रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी वे पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ते रहे। अचानक हवा की एक लहर ने शरारत कर दी। वह बाकी हवा से अलग दिशा में तेजी से चली और हवन की लपटों को भटका दिया। हवन की एक लपट ने पुजारी के कपड़े को छू लिया और वहां पहले से बह रही तेज हवा ने उस आग को और भड़का दिया। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आग की लपटों में घिरे पुजारी किसी फिरकी की तरह नाचने लगे। वहां मौजूद सभी बचे हुए लोगों ने फुर्ती के साथ पुजारी को जमीन पर गिराकर लुढ़का लुढ़का कर किसी तरह से आग बुझाई। तब तक पुजारी काफी झुलस चुके थे और जलन की अधिकता से बेहोश हो गए थे। पुजारी को उठाकर ले जाने की अफरा तफरी में किसी ने यह न देखा कि उस गड्ढे की मिट्टी आश्चर्यजनक रूप से वापस उड़कर हट रही है और बरगद की एक जड़ धीरे धीरे बिना आवाज किए एक दिशा में सरक रही है। इधर जब बुरी तरह झुलसे पुजारी को वहां से गांव की ओर ले जाया गया, तब सरपंच का खास आदमी जो वहीं रुक गया था, उसका ध्यान सरपंच की ओर गया। लेकिन वह तो वहां से नदारद थे। उसने बड़ी मुश्किल से आंधी में चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर सरपंच कहीं दिखाई नहीं दिए। एक बार तो उसे समझ ही ना आया कि हो क्या रहा है। सरपंच साहब कहाँ गायब हो गए? परंतु जैसे ही उसकी नजर बरगद के पीछे पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बरगद की जड़ें किसी रक्त चूषक की भांति सरपंच को लपेटकर धीरे धीरे उनके शरीर में समा रही थीं। पीड़ा से सरपंच का चेहरा विकृत हो रहा था, परंतु जैसे ही उन्होंने चीखने के लिए मुंह खोला, जटाओं ने उनके मुंह को कसकर जकड़ लिया और उन्हें गड्ढे की ओर खींचने लगी। बंधा हुआ सरपंच तड़प रहा था, परंतु उसका छूटना अब असंभव लग रहा था। तभी उस आदमी ने अपना चाकू निकाल लिया ताकि वह जड़ों को काटकर सरपंच साहब को आजाद करा सके। तभी उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। उसने गौर किया कि पायलों की वह आवाज जो इतने समय से आ रही थी, अब अचानक बंद हो चुकी थी। भय के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह समझ गया था जो आफत आनी थी वह अब उसके पीछे ही खड़ी है और उसका पहला शिकार वही होने वाला है। उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे एक साया खड़ा है। उसने वही किया जो उससे अपेक्षित था। फुर्ती से घूमते हुए उसने तुरंत अपने चाकू का वार उस साए पर कर दिया। उसका चाकू सीधा उस साए के गले में जा धंसा, परंतु यह देखकर उसकी घिघी बंध गई कि उस साए के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। आश्चर्य और भय की अधिकता से उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, यह आखिर है क्या? उस साए ने, जो कि एक महिला का था, अपनी पूरी चमड़ी इस तरह सफेद कर रखी थी मानो उसमें खून ही ना हो। उसका पूरा शरीर इस तरह से गला हुआ था जैसे कोई लाश अभी अभी कब्र से निकल कर आई हो। उसका मुंह घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा था। एक विचित्र, आतंकित करने वाली हंसी के साथ उसने अपने शरीर से वह चाकू निकाला। उस आदमी ने देखा कि चाकू का फल अजीब ढंग से पिघल गया था। इतना काफी था उसे घुटनों पर लाने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने के लिए। वह रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्योंकि अब वह समझ गया था कि वह साया कोई इंसान नहीं है, परंतु यह वह नहीं समझ पाया कि वह साया दया करने के लिए नहीं आया था। उसकी डरावनी हंसी नहीं रुक रही थी। उस आदमी ने मदद के लिए चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उस भयानक साये का एक हाथ हरकत में आया और उसके खुले मुंह में उतर गया। दर्द और भय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, परंतु उसे तड़पने का भी कोई अवसर नहीं मिला। वह हाथ उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल गया। वह आदमी अपनी फटी हुई आंखों और खुले मुंह के साथ वहीं लाश में तब्दील हो गया। बरगद की जटाओं से बंधे सरपंच की आंखें यह भयानक दृश्य देख रही थीं। उसे भी अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। अधिक रक्त चूसे जाने के कारण उसकी आंखें बेहोशी से बंद होने लगीं। परंतु तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने उन बंधी हुई जटाओं को अमानवीय ताकत से खींचकर सरपंच के शरीर से अलग कर दिया। बेहोश होते सरपंच की आंखों ने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि वही पगली थी। आंख खुलते ही सरपंच हड़बड़ाकर चीख उठा, नहीं,
नहीं, मुझे छोड़ दो। क्योंकि सरपंच को अभी भी यही लग रहा था कि वह उन जटाओं से बंधा हुआ है। कुछ पलों बाद जब उसे पूरी तरह होश आया, तब उसने देखा कि वह अपने ही मकान में है। अगले ही पल उसे पिछले सारे बीते हुए पल याद आ गए। उन भयानक पलों को याद करते ही उसके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई और भयभीत होकर उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढंक लीं और भगवान का नाम लिया। तभी वहां एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी। अब आप कैसे हो सरपंच जी? आवाज की दिशा में देखने पर सरपंच ने पाया कि वह आवाज पुजारी जी की थी। आश्चर्य मिश्रित हर्ष के साथ सरपंच ने कहा, आप जिंदा हैं पुजारी जी। पुजारी जी के झुलसे हुए शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं, परंतु वे काफी हद तक जलने से बच गए थे। यह उनकी हिम्मत ही थी कि वे ऐसी हालत में भी अपने पैरों पर खड़े थे। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मर ही गया होता अगर आपके साथ ही गांव वालों ने मुझे समय पर वहां से बचा कर न निकाला होता। मैंने उस शक्ति को कम आंक लिया था और यही मेरा अहंकार मेरी मौत का कारण बन गया होता। माता रानी की कृपा से मुझे सही समय पर सहायता मिल गई और मेरा घमंड भी चूर चूर हो गया। उनकी बातें चल ही रही थीं कि वहां कई गांव के युवक प्रवेश कर गए। उन गांव वालों का अगुवा एक नौजवान व्यक्ति था। उसने आते ही सरपंच से कहा, बापूजी, यह सब उस पगली चुड़ैल का ही किया धरा है। वही आपकी इस हालत की जिम्मेदार है। अब हमें सबसे पहले उस पगली को ही पकड़कर मौत के घाट उतारना होगा। बोलते बोलते क्रोध की अधिकता से उसकी सांस फूलने लग गई। उसके चेहरे पर उस पगली लड़की के लिए नफरत साफ छलक रही थी। सरपंच एकाएक भड़क उठा, सुनील, उस लड़की ने कुछ नहीं किया है बेवकूफ। जब तुम और तुम्हारे सभी साथी मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे और मैं हर पल अपनी मौत को अपने पास आते हुए महसूस कर रहा था, तब उस पगली ने ही मुझे किसी तरह बचाया। शायद उसी बच्ची ने मुझे सुरक्षित स्थान पर लाने की कोशिश की। तुम अपना यह गुस्सा किसी औरत जात पर उतारने की कोशिश मत करो, जबकि जहां जरूरत थी वहां से तुम पलायन कर गए। सरपंच की खरी खरी सुनकर सुनील, यानी कि सरपंच का बेटा, अवाक रह गया। जब उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा तो वह पैर पटकता हुआ तमतमाते हुए वहां से निकल गया। सरपंच पुजारी से संबोधित हुआ, पुजारी जी, मैं जानता हूं यह लड़का चुप नहीं बैठेगा। यह अब जरूर उस लड़की के लिए खतरा बनेगा। उस बच्ची की सुरक्षा का इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे इस गांव पर आए खतरे को दूर करना है। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मैं और पूरा गांव जानते हैं कि उस विपत्ति की घड़ी में आप किस प्रकार डटे रहे। इस गांव की रक्षा के लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। सरपंच की बात सुनकर पुजारी जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वे बोले, नहीं सरपंच साहब, आपने खुद देखा था कि जो शक्ति हवा, वायु और अग्नि तक को काबू कर सकती है, उसके आगे मेरी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो मात्र एक छोटा सा पुजारी हूं। 5 तत्वों को वश में करने वाली शक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। ऊपर से हमें यह भी नहीं पता कि वह शक्ति है क्या और क्यों है। सूर्य की रोशनी में भी जो शक्ति सैकड़ों लोगों पर प्रभाव डाल सकती है, उसे मैं जैसे मामूली इंसान कैसे रोक सकता हूं? सरपंच की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर पुजारी जी के सामने गिड़गिड़ा पड़ा। ऐसा मत कहिए पुजारी जी, अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी सारी उम्मीदें अब बस आप पर ही टिकी हैं। जानता हूं कि आपकी अभी हालत सही नहीं है, परंतु आप मामूली नहीं हैं। माता रानी का जो आशीर्वाद आप पर है, उसने हमारी उम्मीदें जगा दी हैं। पुजारी जी इसके आगे कुछ बोल न सके। वे बस गहरी सोच में डूबे रहे और वहां से धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वह पगली लड़की एक औरत के साथ सरपंच जी के कमरे की ओर आ रही है। उस औरत को देखकर वह पगली लड़की भी पुजारी जी को प्रणाम करती है। पुजारी ने वात्सल्य भाव से उसके सिर पर हाथ फेरा, पर सिर पर हाथ रखते ही वह चिन्हुक कर पीछे हट गई। पुजारी ने उसे गहरी नजरों से देखा। यह देखकर वह महिला भी घबरा गई और तुरंत उस पगली लड़की को लेकर सरपंच जी के घर के अंदर चली गई। शाम का धुंधलका धीरे धीरे अपने पैर समेट रहा था और रात की काली चादर वातावरण पर फैल रही थी। गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि आज की रात कुछ ज्यादा ही काली महसूस हो रही थी। इतनी मौतें देखने के बाद गांव वालों की हिम्मत नहीं रही कि वे रात में अपने दरवाजे खुले रखें। धुंधलका फैलते ही सबने दरवाजे बंद कर लिए और अपने अपने घरों में दुबक गए। परंतु इस फैलती रात की मनहूसियत का उस लड़की पर कोई असर नहीं था। वह तो आम खाते हुए अपनी ही मस्ती में मगन उस टीले की ओर बढ़ रही थी। उसके बाएं कंधे से लटकते झोले में काफी सारे आम थे, जो उसे सरपंच जी ने दिए थे। वह बहुत खुश थी, क्योंकि सरपंच जी उसे एक पिता की तरह प्यार कर रहे थे, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर उसने ही सरपंच को मौत के मुंह से बचाया था। अपनी ही दुनिया में खोई उस पगली को यह पता नहीं था कि किसी की 2 नजरें उस पर टिकी हुई हैं और कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कोई आहट महसूस हुई तो वह एक झटके से पीछे पलटी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया।
शायद उसका पीछा करने वाला उसे मुड़ते देखकर छिप गया था। उसने उस विचार को दिमाग से झटक दिया और वापस अपनी ही मस्ती में खोकर आगे बढ़ने लगी। परंतु जैसे ही वह मुड़ी, वह डर गई। उसके सामने एक लबादे में ढका हुआ व्यक्ति खड़ा था। इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, उस लबादाधारी ने अपने हाथ से उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। दूसरे हाथ से उसने अपने कपड़ों में से कोई चीज निकाली और उसे सूंघा दी। उस गंध से उस लड़की के होश खोते चले गए। फिर लबादाधारी ने उसे अपने कंधे पर लादा और एक दिशा में बढ़ गया। जल्दी ही लबादाधारी गांव की सीमा पर बने एक सुनसान से घर पर आ पहुंचा। वह घर गांव के अन्य घरों की तुलना में कुछ दूरी पर था, जिससे उसके अंदर हो रही किसी भी घटना का गांव वालों को जल्दी से पता नहीं चलता। लबादाधारी ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। जवाब में कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला और एक विचित्र सी बुढ़िया वहां खड़ी थी। लबादाधारी ने खरखराती आवाज में उस बुढ़िया से कहा, देख, मैं तेरा शिकार ले आया हूं। अब आगे का काम तुझे करना है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए और इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इससे जल्दी ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर उस वृद्धा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभरी और उसने बिना देर किए उस लड़की को अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद कर लिया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। इधर शाम ढलते ही उस बरगद के पेड़ में हलचल होने लगी। रात के अंधेरे में वह हलचल ऐसी लग रही थी मानो कोई जिंदा दानव नाच रहा हो। जल्दी ही उस हलचल का परिणाम सामने आया और आश्चर्यजनक रूप से बरगद की जटाएं बढ़कर जमीन में घुसने लगीं। उसके बाद जाने क्या हुआ कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों को भनक तक नहीं लगी कि उनसे कुछ ही दूर उस भयानक टीले पर अब तक क्या हो चुका था। वे तो अपने अपने घरों में सुख की नींद सो रहे थे। दिन की भयानक घटनाएं जैसे उनके मानस पटल से मिट गई थीं। उसी गांव के एक घर में सुनील अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। पास ही पड़ी दारू की खाली बोतलें अपनी अलग ही कहानी बयान कर रही थीं। सुनील भयंकर गुस्से में था और उसका असर उसके दारू पीने की गति पर साफ दिखाई दे रहा था। वह जिस तरह से गिलास पर गिलास खाली करता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी का खून पीने पर आमादा हो। कुछ ही देर में जब उसका गुस्सा हद से बाहर हो गया, तब उसने झुंझलाकर अपने हाथ का गिलास जोर से सामने की दीवार पर दे मारा। उसका एक दोस्त आगे आया और सुनील के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जा सुनील। जिस तरह से तू पिए जा रहा है, उस हिसाब से तो तू बहुत जल्दी अपना लीवर खत्म कर लेगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर सुनील भड़क गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या खाक मिल जाएगा रास्ता? मैं जानता हूं यह सब उस हरामजादी पगली का ही काम है। तू ये लिख कर रख ले, एक न एक दिन वह इस गांव के एक भी जवान आदमी को नहीं छोड़ेगी। उसकी खून की लालसा इस गांव के अंतिम आदमी तक भी नहीं मिटेगी। और मेरा बापू जाने किस भावना में बहकर उसे अपनी बेटी जैसा दुलार रहा है, जबकि उस पगली को तो तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसके मरते ही इस गांव पर से यह श्राप भी खत्म हो जाएगा। उस दोस्त ने सुनील के गुस्से की परवाह किए बिना ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तू फिक्र क्यों कर रहा है? तेरे बापू को कुछ कहना जरूरी थोड़ी है। हम खुद ही उस पगली को ढूंढकर मौत के घाट उतार देते हैं। ये कोई पहला मौका थोड़ी होगा। एक पागल के कहीं गायब हो जाने से गांव वालों को क्या फर्क पड़ेगा? सुनील दांत पीसते हुए बोला, तू मेरे बापू को नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। उसे यही लगता है कि उस पगली ने उसकी जान बचाई है और वह मेरी भी रग रग से वाकिफ है। उसे पता है कि मैं उस पगली को ढूंढकर जरूर मार डालने की कोशिश करूंगा। बापू उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वह गांव का सरपंच है और सबसे अमीर आदमी होने के कारण उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। हम सीधी तरह से उस पगली को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। उसका दोस्त उसके पास आकर धीरे से उसके कान में बोला, एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, पर हमें उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। गांव की भलाई के लिए हमें कुछ जिया ले, लेकिन भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत सी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। उपाय का नाम सुनते ही सुनील के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से अपने दोस्त की ओर देखा। दोस्त उसकी आंखों का इशारा समझ गया और भी पास आकर उसके कान में कुछ कहने लगा। वह इतना धीरे बोल रहा था कि वहां मौजूद अन्य लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब वह उपाय बता चुका था और हटकर बैठ गया, तब तक सुनील के चेहरे के भाव बदल चुके थे। अब वहां गुस्से और परेशानी की जगह खुशी थी। उसने अपने दोस्त को खुशी से गले लगाते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम ऐसा ही करेंगे। अब यह खतरा मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अभी वह आगे कुछ और कह पाता कि दरवाजा खटखटाने की आवाज से सबका ध्यान भटक गया। सुनील सोचने लगा कि इस समय कौन हो सकता है, क्योंकि जब वह अपने दोस्तों के साथ इस घर में होता है तो गांव के किसी भी व्यक्ति की वहां आने की हिम्मत नहीं होती। उसने अपने एक दोस्त को दरवाजा खोलकर आने वाले को भगाने के लिए कहा। उस लड़के ने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। उसने आसपास भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पलटकर सुनील से कहा, यहां कोई नहीं है।
लगता है गांव के ही बच्चों ने मजाक किया है। अब की बार आने दो, मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने तुरंत दरवाजा वापस बंद कर दिया और पलट गया। उसने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरों पर आतंक के भाव थे। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया, परंतु जब उसके दोस्तों के भाव नहीं बदले तब वह समझ गया कि उसके पीछे कुछ ऐसा है जिसने उसके दोस्तों को पूरी तरह से आतंकित कर दिया है। वह तुरंत पलटा और पलटते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां जमीन को फाड़कर निकली पेड़ की जटाएं खड़ी लहरा रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन जटाओं ने भालों की तरह उसके शरीर में जगह बना ली और उसे हवा में उठा लिया। वे जटाएं किसी झोंक की तरह उसके शरीर से खून चूस रही थीं। चूसते हुए वे जटाएं बाहर से एकदम लाल दिखने लगी थीं। यह देखकर उसके सभी दोस्तों की रही सही हिम्मत भी टूट गई। कुछ दोस्त तुरंत पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करने लगे और कुछ वहीं अपने दोस्त की बुरी हालत देखकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उसका शिकार करने के बाद वह जटाएं बाकियों की तरफ लपकीं। सभी ने बचाए जाने की उम्मीद से सुनील की ओर देखा, परंतु वह वहां नहीं था। वह तो जटाओं को देखते ही वहां से कब का नदारद हो गया। बाकी सब भी भगाने के लिए पीछे के दरवाजे की तरफ लपके। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उधर भी जटाओं ने रास्ता घेरा हुआ है। वे कुछ कर पाते तभी एक जटा ने एक युवक की गर्दन पकड़ ली, उसे हवा में उठाकर नचाने लगी। उसके दोस्तों ने उसके पैर पकड़कर उसे उतारने की कोशिश की, परंतु जोर लगाते ही उसका शरीर दो भागों में बंट गया। उसके शरीर के टुकड़ों को भी किसी नरभक्षी की तरह उन जटाओं ने अपने अंदर समेट लिया। उसके बाद वह जटाएं पूरी तरह से उस घर में प्रवेश कर गईं। उन जटाओं के जाल में उन सभी की चीख पुकार गूंजती रही। फिर कुछ पलों बाद सब शांत हो गया और वह जटाएं वापस सिमटकर जमीन में समाने लगीं। वहां पर बचे थे तो कुछ शव और भयानक तबाही के निशान। आने वाले को देखकर वह खुद से बड़बड़ाया, आजा कमबख्त, आज तेरे साथ मैं अपने रास्ते की सारी मुश्किलें हटा दूंगा। तेरा ही इंतजार था मुझे। जो कहानी सालों पहले शुरू की थी मैंने, वह आज मैं खत्म कर दूंगा। यदि मैं गांव वालों से सहायता मांगता तो कोई मेरी सहायता नहीं करता, परंतु आज मेरे पास उनको हथियार बनाने का अच्छा बहाना है। छुपते छुपाते आ रहे उस शख्स को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी ताक में इंतजार कर रहा है। उस शख्स ने तो आते ही आवाज लगानी शुरू कर दी, नंदिनी, ओ नंदिनी, देख तेरा बाबा तेरे लिए मिठाई लाया है, जल्दी बाहर आ जा मेरी लाडो। तू देर करेगी तो मैं सारी खा जाऊंगा। कितने साल हो गए तुझसे दूर हुए। उस शख्स की बातें सुनकर जहां सुनील के साथियों को आश्चर्य हो रहा था, वहीं सुनील के चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने उस शख्स को चारों तरफ से घेर लिया। उस शख्स को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। घिर जाने के बाद जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, सुनील के इशारे पर उसके एक साथी ने उसका मुंह दबा लिया और उन लोगों ने उसे एक तरफ खींच लिया। सुनील मीठे परंतु कुटिलता भरे शब्दों में उस आने वाले से बोला, अपनी बेटी से मिलने की बड़ी जल्दी है। अपने भतीजे को तो भूल ही गए काकाश्री, आखिर मैं भी तो आपका ही खून हूं। ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने जो आप मुझसे इतना डरने लग गए और अपनी बेटी को उस बढ़ई को दे दिया। अपना हक ही तो मांग रहा था मैं। यही नहीं चाहता था कि मेरे हक में से कोई हकदार पैदा हो जाए। 12 साल की उम्र से मैं अपनी बहन यानी आपकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, परंतु आपने मेरी नीयत को समझकर उसे उस बढ़ई परिवार को सौंप दिया। उस समय मैं बच्चा था, इसलिए समझ नहीं पाया कि आपने उसे कहीं और भेज दिया और मैं उसे पागलों की तरह घर में ढूंढ रहा था। 2 साल पहले जब मुझे उसके बारे में पता चला, तब मैंने उसे मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया। बढ़ई को उसके पूरे परिवार सहित खत्म कर दिया मैंने, पर उसकी पत्नी को मारने में बहुत मुश्किल आई। उसको अपनी पाली हुई बेटी से प्रेम जो हो गया था, तभी तो 29 बार उसके शरीर में चाकू को घोंपने के बाद भी उसने नंदिनी को वहां से भगाकर मुझे नाकाम कर दिया। उसके बाद कई बार मैंने अपने साथी भेजे नंदिनी को रास्ते से हटाने के लिए, परंतु हर बार वह किसी न किसी तरीके से बच गई। मुझे अंदेशा नहीं था कि इस बरगद के नीचे दफनाई गई उसके परिवार की आत्माएं उसकी सहायता कर रही हैं। अपने सिखाए हुए एक तांत्रिक के जरिए मैंने स्वरूप को भी बहलाकर यहां नंदिनी को मरवाने भिजवाया, परंतु उसे भी इस बरगद की आत्माओं ने उसके साथियों सहित मार डाला। इतना कहते कहते सुनील पुरानी यादों में खो गया, परंतु वह तुरंत पलटा। तब उसके चेहरे पर बहुत ही वहशियाना हंसी थी। वह वापस बोला, अब आप मेरे हत्थे चढ़ गए हो ना, तो बापू ने नंदिनी को जहां भी छुपाया हो उसे मेरे पास लाना ही पड़ेगा। आज मैं ये सारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। मुझे यह तो पता था कि बचपन से ही तेरे दिमाग में एक विकृति है, परंतु यह नहीं पता था कि तू एक पागल दरिंदा है। तेरी दरिंदगी की भेंट जाने कितने मासूम चढ़ गए। तूने अपनी उस मासूम बहन को भी मारने की कोशिश की जो बालक बुद्धि है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि वह मेरी ही बच्ची है। मैंने तो उसे कब का मरा हुआ मान लिया था। पता नहीं उस मासूम ने कितनी तकलीफें झेली होंगी। जिसे राज करना चाहिए था
वह तेरी वजह से पागलों की तरह सड़कों पर भूखी प्यासी अनाथ भटकी है। तू किसी भी हालत में इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आश्चर्य में पड़े हुए जब सबने आवाज की दिशा में देखा तो वहां सरपंच को खड़ा पाया और उसके साथ कई गांव वाले भी थे। सरपंच को गांव वालों के साथ देखकर एक पल को तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सुनील के सभी साथी तो वहां से भागने की फिराक में थे, परंतु सुनील इस झटके से तुरंत ही उबर गया और उसके चेहरे पर वापस वही कुटिलता दिखने लगी। उसका यह रूप देखकर सरपंच जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसका चेहरा देखकर वह समझ गए कि सुनील का इंसानियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जो इंसान 12 साल की उम्र में भी जान लेने से न हिचका हो, उसे अपना बेटा कहना सबसे बड़ी भूल होगी। फिर भी बेटे के मोह में आकर उन्होंने रुंधे गले से कहा, सुनील बंद कर दे बेटा यह सब, आजा वापस लौटा। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाएंगे, तुम्हें बचा लूंगा, तू आजा मेरे पास वापस। सुनील वहां से सीधा अपने पिता के पास जाकर उन पर भड़क रहा था। मैं जानता हूं कि आपने ही उस पगली को गायब किया है। आप अपने सरपंच होने का ज्यादा ही लाभ उठा रहे हैं। उसी चुड़ैल के जादू टोने के कारण उस खूनी बरगद की जटाओं ने मेरे सभी दोस्तों को बेरहमी से मार डाला और मैं उसे सब जगह ढूंढ कर आया हूं, पर वह कहीं नहीं मिली। आपने ही उसे कहीं सुरक्षित रखाया है, परंतु मैं भी देखता हूं कि आप उसे कब तक मेरे हाथों से बचाते हो। इतना कहकर वह दंदनाते हुए वहां से चला गया। सुनील की बातें सुनकर सरपंच के पहले से ही परेशानी भरे चेहरे पर और भी ज्यादा गहरी लकीरें फैल गईं। सरपंच की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से घायल था और उसके शरीर में खून की भी बहुत कमी थी। फिर भी वह हिम्मत करके कांपते हुए अपनी खाट से उठा और धीरे धीरे चलकर अपने घर से बाहर आया। उत्तेजना और आशंकाओं से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके इस हालत में बाहर निकलते ही उनके कुछ विश्वास पात्र लोग दौड़कर उनके पास आए और उनमें से एक बोला, अरे सरपंच साहब, आपको अभी आराम करना चाहिए। आप इस हालत में बाहर क्यों आए? कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। सरपंच ने उनकी ओर गहरी नजर से देखा, फिर बोला, हाँ काम है, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बात तुम लोग अपने तक ही रखोगे। मैं चाहता हूं कि उस लड़की नंदिनी जिसने मेरी जान बचाई को तुम लोग ढूंढोगे। उसे किसी भी हालत में ढूंढकर सही सलामत मेरे पास लाओगे। इस बीच में कोई भी चाहे वह मेरा बेटा भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारी राह का रोड़ा बने तो भी तुम लोग उस लड़की को बचाओगे। मुझे किसी भी हालत में नंदिनी चाहिए, उनमें से एक ने कहा। जी हाँ सरपंच साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके इस आदेश का जरूर पालन करेंगे और हर हालत में उस लड़की को ढूंढकर आप तक सुरक्षित लाएंगे। अब आप आराम कीजिए और सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर वे सभी वहां से तेजी से निकल गए। अपने पिता से न उम्मीद होने के बाद सुनील ने आसपास के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को इकट्ठा किया और तुरंत वहां से निकलकर बरगद के टीले की ओर जाने लगा। जहां सुनील ने भी अपने सबसे प्रिय दोस्तों को खोया था, वहीं वे लोग भी अपने अपने दोस्तों को इस बरगद के नीचे खो चुके थे। इसलिए वे सभी आसानी से सुनील के साथ आने को राजी हो गए। उन सभी के हाथ में खुदाई के औजार तो थे ही, पर उनके पास कुछ धारदार हथियार भी थे। उन सबके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनके इरादे सिर्फ यहीं तक सीमित न थे। सुनील ने उनमें से एक से पूछा, तुमने बारूदी छड़ें अपने पास रख ली थी ना? सुनील के इस प्रश्न पर उस व्यक्ति ने अपने पास के झोले में से कुछ बारूदी छड़ें निकालकर उसे दिखाईं, जिन्हें देखकर उन सब की आंखों में वहशियत की चमक छा गई। सुनील भी खुश होकर बोला, तुम सब जल्दी से इस बारूद को इस टीले के चारों तरफ लगा दो, ताकि तहस नहस करके इस खूनी टीले से आसपास के गांवों को मुक्ति दिला दी जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न ये टीला रहेगा और न ही इसका आतंक। सुनील के कहने के साथ ही उन सभी ने बारूद को उस टीले के चारों तरफ लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही एक ने उस बारूद को पलीता देने की कोशिश की, तब सुनील ने उसे रोक लिया और कहा, एक बार रुक जाओ, अभी नहीं। जब तक मैं ना कहूं तब तक इस बारूद को सुलगाना मत। हम एक तीर से कई शिकार करेंगे। इतना कहते हुए वह बहुत ही वहशी तरीके से हंसने लग गया। बारूद लगाने के बाद वे लोग सुनील के निर्देशानुसार बरगद की जड़ के पास खोदने लगे। सुनील ने उन्हें कहा, तुम लोग उस संदूक को निकालो, मैं तब तक उस पगली को ढूंढता हूं, परंतु ध्यान रखना, सब एक साथ रहना। अपने सारे औजार और हथियार अपने हाथों में ही रखना और बारूद का पलीता सुलगाने के लिए 2 जने हर समय तैयार रहना। यहां पर मुसीबत कभी भी आ सकती है। इतना कहकर सुनील सुरक्षित दूरी पर जाकर वहां से छिपकर सब देखने लगा। उसके साथ उसके कुछ भरोसेमंद चमचे थे। सुनील बहुत चालाक था। उसे पता था कि वह पगली यहां नहीं है। उसे तो पूरा यकीन था कि उसके पिता ने ही उस पगली को कहीं छुपाया है, और वह भी उसी गांव में, जबकि उसने उन लोगों को वहां खोदने के लिए बोल दिया। सुनील जानता था कि शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है, इसीलिए वह वहां से निकल गया था और छुपकर इंतजार करने लगा। जल्दी ही उसे उसका इंतजार खत्म होता दिख रहा था।
कोई था जो अपने आप को छुपाते हुए घुप अंधेरे में उस टीले की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जब सुनील को विश्वास था कि वह पगली गांव में ही कहीं छुपाई गई है, तो फिर वह किसका इंतजार कर रहा था? उनकी भावुकता भरी बातें सुनकर सुनील बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, बापू, आपको लगता है कि मैं कोई पागल हूं? मैंने ये सब जानबूझकर किया। मैं बचपन से ही सारी जायदाद अपने लिए चाहता था, परंतु जब नंदिनी हुई तब आपने कह दिया कि हम तो अपनी बेटी को आधा हिस्सा देंगे। यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो लड़की और ऊपर से पागल, मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा कैसे ले जाती? फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं लौट आऊं। चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर पहले आप मुझे यह बता दो कि आपने नंदिनी को कहां छुपाया है। सरपंच यह सुनकर रुंधे हुए गले से बोले, मुझे खुद कोई पता नहीं है कि मेरी बच्ची कहां है। मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं तुमने ही उसे गायब कर दिया है। सरपंच की बात सुनकर सुनील ने उनका मखौल उड़ाया और बोला, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, परंतु चलो, अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो वह जाएगी तो जाएगी कहां? आएगी तो यहीं ही। सुनील की बात सुनकर सरपंच कांप कर रह गए। वह समझ गए कि यह उस बच्ची के साथ कुछ बुरा करने वाला है। अचानक एक तरफ शोर की आवाज ने सुनील का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने वहां देखा तो पाया कि उसके जिन साथियों को उसने टीले पर छोड़ा था, वे लोग एक संदूक को रस्सियों की सहायता से गड्ढे में से बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें यह लग रहा था कि हो न हो इस संदूक में खजाना है, जिससे उनमें जोश आ गया था। परंतु सिर्फ सुनील और उसके खास साथियों को ही पता था कि उसमें खजाना नहीं बल्कि कंकाल है। इधर सुनील ने अपने वफादारों को अपने चाचा और पिता का मुंह ढकने के लिए बोल दिया। उन लोगों ने संदूक बाहर आने पर अति उत्साह में आकर उसका ढक्कन खोल दिया और यहीं उन्होंने गलती कर दी। अंदर खजाने की जगह कंकाल देखकर उन लोगों को झटका सा लगा और एक बार के लिए संदूक खोलने वाले लड़खड़ा गए। तभी बरगद का पेड़ मचलने लग गया और उस इलाके में तेज आंधी आ गई। वे लोग ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए उनके हाथ उनके औजार और हथियारों पर कस गए। तभी उन लोगों को एहसास हुआ कि कोई जनाना साया उनके चारों तरफ घूम रहा है। उन लोगों ने अपने उन साथियों को इशारा किया जो बारूद के पलीते को सुलगाने को तैयार थे। उनका इशारा पाते ही उन्होंने तुरंत पलीता सुलगा दिया और वहां से कुछ दूर चले गए। टीले पर खड़े लोग भी वहां से तुरंत भागने की कोशिश करने लगे ताकि धमाके से बचा जा सके, परंतु वे लोग जोश में बिना सोचे समझे ही उस बरगद को नष्ट करने आ गए थे। उस जनाना साये के एक इशारे से बरगद की एक जटा ने बढ़कर उस सुलगते पलीते को बुझा दिया। यह देखकर उन सबके होश उड़ गए। उन्होंने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। अब उस साये की पायलों की आवाज ने उनको आतंकित करना शुरू कर दिया। कोई और चारा न देखकर उन्होंने अपने हाथों में थमे हथियारों से उस साये पर हमला कर दिया। यहां पर भी उन्होंने बहुत भारी भूल कर दी, क्योंकि उनके सारे वार उस साये के इस प्रकार पार हो गए जैसे कि वह हवा का बना हो। अपना शक्तिशाली वार असफल होते देखकर उनको उनकी मौत सामने दिखने लगी और वे लोग वहां से भागने लगे, परंतु हर जगह बरगद की जटाओं ने उनका रास्ता रोका हुआ था। वे जटाएं हवा में किसी सांप के फन की तरह लहरा रही थीं। उनमें से एक आतंक में जोर से चीख पड़ा, सुनील साहब, हमें बचाइए। परंतु सुनील तो खुद यह दृश्य देखकर सकते में था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह बारूद से इस टीले को उड़ा देगा तो बरगद का पेड़ भी अपनी शक्ति खो देगा। परंतु अभी उसकी वह उम्मीदें बुरी तरह धराशायी हो गईं और उसे अभी तक नंदिनी का पता नहीं चला था कि वह उसको ढाल बनाकर आपात स्थिति में बच सके। इसीलिए वह फिलहाल वहां से भागने की सोचने लगा। इधर उन जटाओं ने भाले की तरह उनमें से कईयों के शरीर में अपनी जगह बना ली और उनका रक्त चूसने लगी। वे उनको किसी खिलौने की तरह हवाओं में नचा रही थीं और वे पीड़ा और भय की अधिकता से चीखते जा रहे थे। बाकी बचे लोगों को भी उन जटाओं ने भागने का कोई मौका नहीं दिया और उन्हें घेरे रखा। जल्दी ही वह पूरा बरगद का पेड़ रक्त से लाल हो गया। रक्त उसकी शाखाओं और तनों के अंदर बहता हुआ दिख रहा था। जल्दी ही वे सारे शरीर रक्त से रिक्त होकर शव बनकर जमीन पर आ गिरे। अब उन जटाओं ने बाकी बचे लोगों को भी अपने अंदर लपेट लिया। उन जटाओं ने किसी अजगर की कुंडली की तरह उनके शरीर को कसना शुरू किया। दर्द की अधिकता से चीख चीख कर उनकी आवाजें बैठ गईं। उस भयानक रात की नीरवता में उनकी चीखों के बावजूद वहां पर उनकी हड्डियों के कड़कड़ाने और तड़कने की आवाजें गूंज उठीं। बढ़ते बढ़ते दबाव इतना बढ़ गया कि बहुत जल्दी उन सबका शरीर एक साथ किसी गुब्बारे की तरफ फट गया और खून और मांस के लोथड़े चारों तरफ बिखर गए। ऐसे दृश्य देखकर घबराए सुनील और उसके साथियों की कैद से सरपंच और उनका भाई कब आजाद हुए उन्हें पता ही न चला। आजाद होते ही सरपंच ने सुनील की बांह पकड़कर उसे झंझोड़ा। सुनील, अब आज यहां से पलायन मत कर, स्थिति का सामना कर मेरे बेटे और माफी मांग ले। तभी वहां नंदिनी के साथ पुजारी जी का आना हुआ। पुजारी जी,
अभी भी सरपंच को सुनील के आगे गिड़गिड़ाते देखकर रुष्ट हो गए और उन्होंने सरपंच से कहा, आपके बेटे की वजह से इतनी हत्याएं हुई, फिर भी अभी तक आप उसके सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा कैसा अंधा मोह है आपके बेटे के प्रति सरपंच जी? नंदिनी भी तो आपकी ही बच्ची है, आपका ही खून है। चौंकिए मत। उसके सिर पर हाथ रखते ही मुझे पता चल गया था। तभी तो मैंने उसे उठा लिया और अपनी विश्वास पात्र तंत्रिका को पूरी छानबीन और सुरक्षा के लिए सौंप दिया। कुछ पल रुककर उन्होंने सरपंच और सुनील की तरफ गहरी नजर से देखकर फिर कहा, उस परिवार ने उसे सगी बेटी न होते हुए भी उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस बरगद के जरिए उनकी आत्माएं आज तक उसकी सुरक्षा कर रही हैं, आज तक उसकी बेटी की। और आप हैं कि इस राक्षस को अभी भी माफ करने की उम्मीद करके नंदिनी की जान को खतरे में डाले जा रहे हैं। यह शैतान अगर आज यहां से चला गया तो फिर वही पाप फिर से करेगा। इसी की वजह से इस गांव और आसपास के गांवों के जाने कितने नवयुवकों से घर खाली हो गए। सुनील के साथियों को भी अब सुनील के साथ अपनी दुर्गति नजर आने लगी और अब उन्होंने भी पाला बदलना सही समझा। उन्होंने सरपंच और उनके भाई को आजाद कर उनके पीछे खड़े हो गए। यह देख सुनील गुस्से में बौखला गया और किसी के कुछ समझने से पहले ही वह नंदिनी की ओर लपका और पुजारी जी को धक्का देकर उसने नंदिनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था जो नंदिनी के गले से सटा हुआ था। सुनील हिंसक जानवर की तरह गुर्राया, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं इस बरगद के टीले के साथ इस पागल को भी आज ही खत्म कर दूंगा। कहते हुए वह नंदिनी को लिए तेजी से टीले के पास जा पहुंचा। ज्यों ही नंदिनी को पालने वाली मां की आत्मा ने नंदिनी को खतरे में देखा, उसके एक इशारे से बरगद की जटाओं ने वहां उपस्थित सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और सुनील की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यह देख चाकू पर सुनील की पकड़ और मजबूत हो गई और वह फिर से गुर्रा उठा, मुझे कुछ होगा उससे पहले, मैं इस पागल को मार दूंगा। उसके इतना कहते ही जटाएं वहीं रुक गईं। बचे हुए गांव के युवकों ने सुनील को रोकने की कोशिश की, परंतु तब तक सुनील उस बारूद के पलीते को सुलगा चुका था। कुछ ही क्षण बाद बारूद के धमाके वहां पर गूंज उठे। धूल और मिट्टी के कारण वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सब दिखने लायक हुआ तब तक टीला पूरी तरह तबाह हो चुका था और बरगद का पेड़ जमीन पर धराशायी था। उसकी जटाओं के टुकड़े आसपास फैल चुके थे और जिन टुकड़ों ने सबको पकड़ रखा था वे भी जमीन पर निष्प्राण होकर गिर चुके थे। उसे टीला और बरगद के पेड़ को तबाह होते देखकर सुनील वहशियों की तरह ठहाके लगा रहा था। हा, मैंने अपनी मौत को भी मार दिया। इधर उसकी गिरफ्त से छूटकर नंदिनी गिरे हुए बरगद की ओर भागी और उस पर सिर रखकर सुबकने लगी। कुछ पलों बाद सुनील का ध्यान वापस नंदिनी की तरफ गया और उसमें अपना पुराना अधूरा कार्य पूरा करने का जुनून आ गया। वह पूरी ताकत से नंदिनी की ओर दौड़ा और अपना चाकू वाला हाथ नंदिनी को मारने के लिए उठा लिया, परंतु उसे चौंक कर रुक जाना पड़ा, क्योंकि मां की ममता ने उस बरगद की जटाओं में पुनः जान भर दी और उन्होंने बची खुची शक्ति लगाकर सुनील का वह हाथ पकड़ लिया। सुनील आतंकित नजरों से देखता ही रह गया और उन जटाओं ने एक झटके में सुनील को खींच लिया और उसके शरीर के हर अंग के टुकड़े करके बरगद के उखड़ने से हुए गड्ढे में खींच लिया। वहां की भूमि उसके खून से लाल हो गई थी। सुनील के रक्त ने उन जटाओं को वापस शक्ति दी और उन जटाओं ने वापस बाकी गांव वालों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन जटाओं ने उन सभी के शरीर में खून पीने के लिए प्रवेश करना शुरू किया, परंतु तब तक पुजारी जी काली सहस्त्र नाम का जाप करते हुए आगे आए। उस जाप का असर था या जाने क्या था, परंतु वह जटाएं शिथिल पड़ती चली गईं। पुजारी जी ने नंदिनी का हाथ दुखी बैठे सरपंच जी के हाथ में सौंपा और बोले, वह आपका बेटा कभी था ही नहीं। वह दिमाग से इतना विकृत हो गया था कि अब उसका लौटना नामुमकिन था। अब आप अपनी सारी ममता इस बच्ची पर लुटाइए। इस बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं। सरपंच जी ने भावुक होकर अपने भाई और अपनी भतीजी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक और भयानक हॉरर कहानी आगे अभी शुरू हो रही है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं नई कहानी, जिसका नाम है वेंडिगो। आधी रात को पुणे शहर की उस सूनी सड़क पर वह अनजान नवयुवक तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। उसके कदमों की आहट से उस सड़क का सुनापन खत्म हो रहा था। जाहिर सी बात थी कि कोई उस शख्स का पीछा कर रहा था और उसने उसे इस कदर भयभीत कर दिया कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग उस समय भी चलते हुए दिख रहे थे, परंतु किसी ने भी उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। भागते भागते जब वह पूरी तरह थक गया तो एक जगह रुककर अपने घुटनों पर हाथ रख जोर जोर से हाँफने लगा। पसीना उसके शरीर से इस तरह बह रहा था जैसे अभी अभी वह नहा कर आया हो। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हो गया भाई, क्या तकलीफ हो रही है तने?
ये उस आदमी के कपड़े देखकर वह कोई आसपास काम करता मजदूर लग रहा था। सांसें हांफने के कारण उस आदमी से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ पलों बाद उसने खुद को स्थिर किया और टूटे फूटे शब्दों में बोला, वह नरभक्षी, वह मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे मार डालेगा। वह मजदूर भी स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज लगाई, विशन, हरिया, कालू, जल्दी आओ, देखो शायद कोई आदमखोर जानवर शहर में घुस आया है। उसके 3 साथी तुरंत अपने हाथों में फावड़ा, सरिया लेकर वहां आ गए। उस आदमी ने जिस ओर इशारा किया वह चारों उसे लेकर उस तरफ गए। थोड़ा आगे वहां कुछ झाड़ियों के पीछे एक खुला मैदान था। शहर का वह हिस्सा एकदम सुनसान था। वहां पर तो 1-2 लोग भी नहीं थे। वहां छाई वीरानी देखकर उस आदमी की डर से पतलून गीली होने वाली थी। वह वापस पलटकर वहां से भागना चाहता था, परंतु उन मजदूरों ने उसकी बांह पकड़ ली और बोले, भाई डर मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना। उसे उनके आसपास होने के बावजूद भी डर लग रहा था, परंतु फिर भी वह किसी तरह हिम्मत करके उनके साथ चलने लगा। उन लोगों को उस मैदान में कुछ नहीं दिख रहा था, न ही आसपास की झाड़ियों को खंगालने से उन्हें कुछ मिला। उनमें से एक ने कहा, अरे कुछ है भी या नहीं कि खाली परेड कराए जा रहे हो? हम तो सोचे थे कि कोई शेर लकड़बग्घा मिलेगा, पर यहां तो हमें एक चूहे का बच्चा भी नहीं मिला। अंधेरे में रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं कई बार। लगता है तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ होगा। वह आदमी अभी भी डर रहा था, परंतु उस मजदूर की बातों से उसको थोड़ी हिम्मत बंधी। उसने कहा, नहीं, मैंने सच में उसे देखा था। वह किसी इंसान का दिमाग निकाल कर खा रहा था। वह सिर्फ दिखने में इंसान जैसा था, बाकी उसके हाव भाव किसी राक्षस से भी भयानक थे। उसके बड़े बड़े दांतों में उस इंसान के मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। मजदूरों में से एक ने फिर कहा, काहे उलटी करवा रहे हो भैया, अभी खाना ही खाया है हमने भी। पता नहीं कैसा कैसा भ्रम पाल लेते हो तुम पढ़े लिखे लोग। फालतू की परेड करवा दी। अरे अगर किसी इंसान को खा रहा होता तो उस इंसान की लाश या कुछ खून या मांस के टुकड़े और तो मिलते। तभी उनमें से दूसरे ने कहा, अरे छोड़ ना कालू, हो सकता है साहब को कोई गलत फहमी हो गई हो। चलो वापस चलते हैं, पर चलने से पहले तनिक रुको, मैं थोड़ा धार मार के आता हूं। इतना कहकर वह मैदान के परे थोड़ी ही दूर घनी झाड़ियों में गया। वहां जब वह लघुशंका का समाधान कर रहा था, तब उसकी नजर पड़ी वहां उल्टा लेटे हुए एक शख्स पर। कपड़ों से वह भी कोई मजदूर ही लग रहा था, जो दिन भर की मेहनत के बाद वहीं थक कर सो गया था, या फिर कोई बहुत बड़ा बेवड़ा जिसे नशे की हालत में पता नहीं चला कि वह कहां गिरा है। कालू ने चिढ़कर उसे एक लात मारते हुए कहा, उठ बे साले, जब पचती नहीं है तो पीते क्यों हो? तुम जैसे लोग ही हम मजदूरों का काम खराब करते हैं। गांव छोड़कर आ जाते हो बड़े शहर में और यहाँ के रंग में रंग कर उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। फिर सब लोग हमें शक की नजरों से देखते हैं। चल अब उठकर घर जा, तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा होगा। उस लेटे हुए शख्स के जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो कालू ने उसे 3 लातें और जमा दी, पर जैसे ही उसने चौथी लात उठाई, उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उस उल्टे लेटे हुए शख्स ने उसका पैर अपने मुंह से अचानक पकड़कर उसमें से ढेर सारा मांस उखाड़ लिया था। कालू अचानक इस हुए हमले को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। उसके जमीन पर गिरते ही उस शख्स ने अपने हाथ में थमे नुकीले पत्थर से उसके सिर पर पुरजोर वार कर दिया। इधर मैदान के दूसरी तरफ राजू के साथी उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक वे चौंक गए क्योंकि उन्हें कालू की बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। चीख से उन्हें स्थिति की भयानकता का पता चल गया और वे सब अपने हाथों में थमे औजारों को मजबूती से पकड़े उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उनका इंतजार कर रही थी कालू की क्षत विक्षत लाश। कुछ ही देर में पुलिस आ गई थी। शायद किसी ने वहां चीख पुकार सुनकर अपना अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा दिया था। गाड़ी में से 2 हवलदारों के साथ 2 स्टार वाला अफसर उतरा। वह भारी भरकम तोंदू पुलिस वाला मुंह में जर्दा ठूंसे वहां अपनी खाना पूर्ति करने लगा। उसने पूछताछ के लिए उसके साथियों और उस आदमी को बुलाया और बड़े ही बेहूदे तरीके से हवा में अपना डंडा घुमाते हुए पूछा, किसने मारा है इतनी बेरहमी से इसे? लाश की खोपड़ी खोलकर कोई दिमाग ही ले गया। यह काम तो किसी जानवर का भी नहीं हो सकता। मृतक के साथियों ने कहा, हम कैसे बता सकते हैं साहब, वह तो हल्का होने गया था। उसकी चीख सुनकर जब हम यहां पहुंचे तब तक तो इसकी ये हालत हो चुकी थी। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का समय बीता होगा। पुलिस अफसर ने सोचने के अंदाज में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, पहले तो ये बताओ कि तुम लोग यहां कर क्या रहे थे? मजदूर के साथी ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, साहब हम तो इसके कहने से आए थे। यह हमें भागता हुआ मिला था और बार बार किसी नरभक्षी का नाम ले रहा था। यहां आकर देखा तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तब कालू फारिग होने झाड़ियों में गया, पर वापस उसकी लाश ही। इतना कहकर वह फपकने लग गया। अफसर ने तुरंत अपनी बैल जैसी खोपड़ी खुजाई और उसमें भरी बैल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कड़क कर उस आदमी से कहा, क्या रे,
कोई गैंग चला रखा है क्या कि लोगों को मारकर उनके दिमाग चोरी करने का? नाम क्या है तुम्हारा? अफसर का ऐसा सवाल सुनकर वह आदमी हड़बड़ा गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा नाम सलील है साहब। मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो खुद उस राक्षस को देखा था। वह किसी इंसान को मारकर खा रहा था, पर जब तक मैं मदद लेकर आया तब तक यहां ना तो कोई लाश थी, न वह राक्षस था। फिर पता नहीं कैसे इनका साथी भी मारा गया। उसकी बात सुनकर अफसर भड़क गया और सलील को एक चपत लगाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है बे? अब तू किसी आदमखोर की बेसिर पैर की कहानी सुना रहा है। चोट के दर्द से रोनासा होकर सलील बोला, साहब मेरा यकीन करो, मैं तो सिर्फ कानून की मदद करना चाहता हूं, इसीलिए अच्छे नागरिक का फर्ज निभा रहा हूं। मैंने सच में एक आदमखोर देखा था। अगर जल्द से जल्द उसे पकड़ा ना गया तो वह शहर में लाशों के ढेर लगा देगा। आप यदि मुझ पर ही जोर आजमाइश करते रहोगे तब तक तो वह आतंक मचा देगा। सलील की बात उस अफसर के भेजे में घुस गई। उसे सलील की बातों में सच्चाई नजर आई और वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। वहां से सारी खाना पूर्ति करके कुछ ही समय में सफाई कर दी गई। इस खबर को छुपाने की काफी कोशिश की गई, परंतु जल्दी ही यह जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बहुत से लोगों ने इसे किसी हिंसक जानवर का काम समझा, परंतु इसका प्रभाव शहर में ऐसा पड़ा कि लोग अंधेरा पड़ने के बाद घर से निकलना बंद कर दिए। अगली सुबह वहां से कुछ दूर शहर के सबसे बड़े कीन कॉलेज में एक क्लासरूम में कुछ छात्र अपने विषय का प्रैक्टिकल करने के लिए इकट्ठे हो रखे थे और उनके बीच में एक प्रोफेसर भी खड़े थे। उनके सामने एक शव रखा हुआ था जिसका सिर खुला था और उसके दिमाग पर रिसर्च चल रही थी। उनमें से एक छात्रा अंकिता, जो काफी खुश नजर आ रही थी, वह अपने प्रोफेसर से बोली, देखिए सर, मैंने वह सीरम बना लिया जो किसी भी मृत दिमाग को जिंदा करके 2 या 3 घंटे तक जीवित रख सकता है। इससे दिमाग के ट्रांसप्लांट में बहुत मदद मिलेगी। आज के बाद ऐसी कोई भी लावारिस लाश आने पर उसके दिमाग को जिंदा करके उसे किसी जरूरतमंद को ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। जिंदा किए हुए दिमाग के न्यूरॉन्स और सेल्स 3 घंटे तक जीवित रहेंगे। फिर जब उन्हें किसी जीवित इंसान से जोड़ दिया जाएगा तो वह प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे। तभी उनमें से परेश नाम का लड़का बोला, अरे वाह अंकिता, तुमने तो बहुत जबरदस्त खोज की है। अब कम से कम तुम्हें बिना दिमाग के भटकना नहीं पड़ेगा। अब तो जल्दी ही तुम्हारे लिए भी एक दिमाग मिल जाएगा। बट उस लड़के की इस बात पर वहां उपस्थित सभी छात्र हंसने लग गए। अंकिता गुस्से का घूंट पीकर रह गई। तभी प्रोफेसर चिराग ने बीच में हस्तक्षेप किया, शट अप, तुम लोग खुद तो कुछ करते नहीं हो, पर जो अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने में लगे रहते हो। अब फिर प्रोफेसर अंकिता की तरफ मुड़ते हुए बोले, वेल डन अंकिता, अगर तुम्हारा प्रयोग सफल हो गया तो यह एक क्रांति ला देगा। इससे ब्रेन हैमरेज से भी लोगों को बचाया जा सकेगा। यदि सच में यह दिमाग जीवित हो गया तो मैं पर्सनली डीन से तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप की रिकमेंडेशन करूंगा। अब तुम अपनी सीरम को टेस्ट करके हमें रिजल्ट दिखाओ। अंकिता प्रोफेसर की बात सुनकर खुश हो गई और उसने तुरंत वहां पड़े एक आइस बॉक्स में से एक कांच की ट्यूब और सिरिंज निकाला। ट्यूब के अंदर भरे गाढ़े द्रव को उसने सिरिंज में भरा। तब तक उसके एक इशारे पर उसकी 2 सहयोगी सहेलियों ने उस दिमाग को सावधानी से शरीर से अलग करके एक ट्रे में रखा और दिमाग की रीडिंग पढ़ने वाली एक मशीन के तारों से उस दिमाग को जोड़ दिया। अंकिता ने तैयार इंजेक्शन को उस दिमाग में इंजेक्ट कर दिया और इंतजार करने लगी। वहां खड़े सभी लोगों की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थीं। इतना सन्नाटा वहां पर फैल गया था। अंकिता ने भी सबको 5 मिनट इंतजार करने का बोल दिया। उस क्लासरूम में या तो सबकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं या घड़ी की टिक टिक। एक एक करके 5 मिनट बीत गए, परंतु फिर भी दिमाग में कोई हलचल नहीं हुई। अगला मिनट भी बड़ी तेजी से बीत गया और उसी के साथ बीत गई सबकी उम्मीदें भी। जो लोग अंकिता की उपलब्धि पर खुश होने वाले थे वह मायूस होकर लौटने लगे और जिनको मजाक उड़ाने का मौका मिला वह मुस्कुराने लगे। प्रोफेसर ने भी मायूस होकर लौटते हुए अंकिता के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। जैसे ही प्रोफेसर चिराग दरवाजे तक पहुंचे तभी अचानक एक बीप की आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। उस मशीन में हलचल हो रही थी। अंकिता का भी बुझा हुआ चेहरा खिलने लगा। प्रोफेसर खुशी के मारे चीख पड़े और बहुत ही जोश में बोले, तुमने तो कमाल कर दिया अंकिता, तुम्हारा प्रयोग सफल रहा। तुमने न्यूरोलॉजी में क्रांति पैदा कर दी। प्रोफेसर की चीख सुनकर वहां से लौट रहे सभी स्टूडेंट्स उत्सुकतावश वापस पलट गए और अंकिता को बधाइयां देने लग गए। सभी लोग जश्न में बिजी थे। तभी अचानक एक अजीब सी साउंड से सबका ध्यान दिमाग की तरफ गया। वह दिमाग अजीब तरीके से कई हिस्सों से फूल रहा था। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे और सबके देखते देखते वह फूलते फूलते एक तेज आवाज के साथ फट गया और उसका द्रव सब पर उछल गया। जब सभी सदमे से बाहर आए तब अंकिता अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाकर घुटनों पर बैठकर सुबकने लगी। प्रोफेसर चिराग ने उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ रखा और बोले, अरे तुम मायूस क्यों हो रही हो? यह तुम्हारी सक्सेस है।
एक मृत दिमाग को जिंदा करना बहुत बड़ी बात है। शायद हम इस पर ऑब्जर्व करके इस कमी को भी दूर कर सकें। इतने बड़े प्रयोग में शुरुआत में कुछ खामी रह सकती है। और हाँ, तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्की है क्योंकि तुम्हारा प्रयोग 99% सफल हुआ। और जो 1% कमी रही है उसको तुम जल्दी ही दूर कर लोगी, मुझे यकीन है। वे ऐसा कहते हुए प्रोफेसर चिराग वहां से निकल गए। उनके चेहरे पर बहुत खुशी वाली मुस्कुराहट थी। उसी रात को पुणे की सुनसान सड़कों पर एक बाइकर्स का गैंग अपनी रफ्तार दिखा रहा था। सड़क पर जो इक्का दुक्का राहगीर घूम रहा था उसको भी वे अपनी रफ्तार से परेशान कर रहे थे। उस समय भी वे एक गाड़ी वाले बुजुर्ग इंसान को रोककर परेशान कर रहे थे। उनमें से अधिकांश नशे में थे, इसीलिए वह बुजुर्ग आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला वह अपनी गाड़ी को रफ्तार देकर वहां से निकल गया। लड़कों ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे ही वे कुछ देर धमा चौकड़ी मचाते रहे। तभी उन्हें दिखा एक आदमी जो अजीब तरीके से सड़क के बीचों बीच उकड़ू बैठा हुआ था। उन लड़कों को नया शिकार मिल गया था। शायद वह कोई पागल या बेवड़ा था या कोई घायल था जिसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। सभी लड़के अनशन तरीके से अपनी बाइक्स लहराते हुए उसकी ओर बढ़े। उसके पास पहुंचकर उनमें से एक बाइक से उतरा और दारू की बोतल लहराते हुए अपने लड़खड़ाते पैरों पर किसी तरह बैलेंस बनाते हुए उसके पास गया और बोला, ओए अंकल, घूंट मारेगा क्या? देख ले, मार ले, सीधा 7वें आसमान पर ही रुकेगा। इतना कहकर उसने हंसते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा। बस वहीं जैसे कयामत आ गई। उस उकड़ू बैठे शख्स ने बिजली की तरह झपटा मारा और उस लड़के को किसी खिलौने की तरह गर्दन से पकड़कर एक ओर दौड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर एक बार तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, परंतु अगले ही पल उसके सभी साथी चीखते हुए उसके पीछे लग गए। हमलावर की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पूरी गैंग बाइक पर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। वे सभी समझ गए थे कि यह जो भी है इंसान नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने अपने हथियार भी निकाल लिए और 2-3 जनों ने हमलावर पर फायरिंग कर दी। कई निशाने सच्चे थे जिन्होंने उस हमलावर के शरीर में जगह बना ली, परंतु यह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं कि उस हमलावर की गति में कोई फर्क नहीं आया। जल्दी ही वह कुछ पलों के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया। वे लोग उसे आसपास ढूंढते हुए परेशान होने लगे, तो उन्होंने अंदाज से एक दिशा में बढ़ने का निश्चय किया। कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे ही उन्हें वह हमलावर दिखा जो उनके दोस्त के ऊपर उकड़ू सा बैठा हुआ था। पूरी गैंग ने अपने अपने हथियार हाथ में ले लिए और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनके आहट पाकर वह हमलावर पलटा। बाइक्स की हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि उसका खून से सना हुआ मुंह इस तरह चौगे से ढंका हुआ था कि उसकी शक्ल पूरी नहीं दिख रही थी और वह चपर चपर की आवाज के साथ कुछ चबा रहा था। भय के मारे उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने देखा कि असल में वह उनके दोस्त को ही खा रहा था। उसका सिर खुला हुआ था और उसमें से दिमाग गायब था। उस आदमखोर का पेट भर गया था, या इतने लोगों को देखकर वह डर गया था, या उसका अभी झगड़ने का मूड नहीं था। कारण जो भी हो, पर वह वहां से अचानक बड़ी ही तेजी से निकल गया। सदमे में खड़े वह लड़के कुछ न कर पाए। तभी पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। वहां पर पुलिस की पीसीआर पहुंच गई थी। इतने लोगों को वहां बाइकों और हथियारों के साथ खड़े देखकर पुलिस ने भी गाड़ी रोक ली। आगे का दृश्य देखकर उनके भी होश उड़ गए। जल्दी ही उन्होंने कंट्रोल रूम तक वायरलेस संदेश भेजकर सारी स्थिति बताई और कुछ और सहायता की मांग की। अगली सुबह कॉलेज में अंकिता फुर्ती से अपनी क्लास में जा रही थी। तभी दौड़ता हुआ परेश आया और उसने अंकिता का रास्ता रोक लिया। उसकी इस हरकत पर अंकिता भड़क उठी। उसने तमतमाते हुए कहा, देख परेश, मेरा अभी दिमाग खराब हो रखा है। कोई भी उल्टी सीधी बात अगर तेरे मुंह से निकली तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे चुपचाप जाने दे। परेश एक पल को तो अंकिता के गुस्से को देखकर हैरान हो गया, परंतु बड़ी ही ढिठाई से बोला, तुम्हारा दिमाग तो पैदाइशी खराब है, मैं इसे कैसे खराब कर सकता हूं? अंकिता ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, परंतु फिर कुछ सोचकर चुप हो गई और वहां से लंबे लंबे कदमों से चलने लगी। परंतु उम्मीद के विपरीत परेश ने दौड़ते हुए फिर से उसका रास्ता रोक लिया। परेश ने कहा, अरे तेरा मुंह एनी टाइम सूजा हुआ क्यों रहता है? मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाहता हूं। मैं समझ गया कि उस दिमाग में क्यों विस्फोट हुआ था। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। प्रोजेक्ट की बात सुनते ही अंकिता के कदम थम गए और वह प्रश्नवाचक भाव से परेश की आंखों में घूरने लगी। परेश ने उसकी आंखों में सवाल देखकर कहा, देखो, दिमाग का काम है अपने शरीर के सभी संदेशों को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। इसके लिए उसमें कई तरह के हार्मोन्स की जरूरत होती है। जो उसमें होते हैं और जो नहीं होते वह बना लेता है। इस प्रक्रिया में उसके सेल बनते और खत्म होते रहते हैं। जब शरीर मरता है तो वह सेल मरने लग जाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने से दिमाग 5 से 6 मिनट में मर जाता है।
तुम्हारे सीरम ने दिमाग को जीवित रखने लायक सेल तो दिए, परंतु ऑक्सीजन सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं दी। साथ ही शरीर से न जुड़ा होने के कारण उसके संकेत में भी बाधा आई। दिमाग के अंदर अपनी बिजली होती है, शायद इस कारण वह एक तरह का टाइम बम बन गया। अब मैं यह कर सकता हूं कि तुम्हारे सीरम में कुछ केमिकल डालकर उसको और अपडेट कर सकता हूं। इस तरह से हो सकता है तुम्हारा प्रयोग सफल हो जाए। परेश की समझदारी भरी बातें सुनकर अंकिता सोच में पड़ गई। मन ही मन वह भी परेश से सहमत थी, परंतु डर रही थी क्योंकि परेश हमेशा उसके खिलाफ रहता था। उसने उस समय मौन सहमति दी और वहां से लैब की ओर चल दी। परेश भी उसके पीछे पीछे लैब की ओर निकल गया। लैब में वे दोनों उस सीरम को अपग्रेड करने लगे। काम करते करते परेश ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? अंकिता ने पूछा, किस बारे में? परेश ने जवाब दिया, अरे वही कल रात वाली घटना के बारे में। उससे पहली रात भी तो एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि देखने वालों का दावा है कि वह आदमखोर पहले भी किसी का शिकार कर चुका था। और कल तो उसने सैकड़ों बाइकर्स लड़कों के सामने उनके एक साथी को मार डाला और उसका दिमाग खा गया। अफवाह है या सच, यह तो भगवान जाने, पर यह सही है कि शहर में एक कातिल घूम रहा है। अंकिता के काम करते हाथ रुक गए। उसे भी थोड़ा अजीब लगा कि अभी वह भी दिमाग से रिलेटेड सीरम बना रही है और वहीं शहर में एक दिमाग खाने वाला आदमखोर घूम रहा है। कितना अजीब संयोग है। पर उसने इन विचारों को अपने दिमाग से झटका और वापस काम में लग गई। काम करते करते उसने जवाब दिया, मुझे तो यह किसी साइको किलर का काम लग रहा है। ऐसी घटनाएं होने पर अफवाहें तो उड़ती ही हैं। पुलिस और प्रशासन बस अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन घटनाओं को अलग रंग देता रहता है। परेश ने फिर से कहा, पर मान लो अगर सच में ही कोई आदमखोर हुआ जो दिमाग को खा रहा हो तो क्या? तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है? क्योंकि उन लड़कों का कहना है कि उन्होंने उस पर गोलियां भी चलाईं, जिनका उस पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस को भी अपनी छानबीन में वहां खाली कारतूस मिले हैं जो उन लड़कों की बात की पुष्टि करते हैं। उन लोगों ने कुछ और भी असंभव सी लगने वाली बातें बताई हैं, जैसे कि उसकी स्पीड किसी चीते से भी ज्यादा तेज है और वह भी एक लड़के को उठाकर भागने के समय। जरा सोच कर देखो, अगर ये अफवाहें सच्ची निकली तो। इतना कहते हुए परेश ने एक झुरझुरी ली। अंकिता के चेहरे पर उसकी हालत देखकर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने परेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या मेरे सामने आएगा तो मैं उसको दिमाग ऑफर कर दूंगी। बोल दूंगी कि तुम क्यों फालतू में किसी को मार के दिमाग खा रहे हो। मैं तुम्हें नए नए दिमाग बनाकर दे दूंगी। और तुम तो जानते ही हो कि मैंने वह सीरम बना लिया है। आज के मॉडिफिकेशन के बाद वह सीरम प्रॉपर वर्क भी करेगा। उसको तो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। उनकी हंसी मजाक और आगे बढ़ती। अगर वहीं लैब में एक और आवाज न गूंजी होती जो कि प्रोफेसर चिराग की थी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वह आदमखोर तुम्हारे पीछे न लग जाए, प्रोफेसर चिराग ने हंसते हुए कहा। अंकिता और परेश उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। अंकिता ने चहकते हुए कहा, आप बहुत सही टाइम पर आए हैं सर। हमारा सीरम अब अंतिम चरण में है, अब इस पर सिर्फ प्रयोग करना बाकी है। प्रोफेसर चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चलो फिर तुम लोग अपने काम खत्म करके जल्दी से लैब पहुंचो। मैं वहां सारी व्यवस्था करवाता हूं। हम सब लोग मिलकर इसका प्रयोग करेंगे। इतना कहकर प्रोफेसर वहां से चले गए। उनके चेहरे पर भी अंकिता और परेश की तरह खुशी के भाव थे। प्रोफेसर के जाते ही अंकिता और परेश वापस अपने काम में लग गए। लगभग आधे घंटे बाद वे सभी लैब में थे। वहां पर फिर से एक डेड बॉडी पड़ी थी जिसका सिर खुला हुआ था। पहले की ही तरह सारी तैयारी करके अंकिता ने अपना मॉडिफाइड सीरम उसमें इंजेक्ट किया। अब की बार भी मशीन ने दिमाग के जिंदा होने की रीडिंग्स दिखाई। बाकी सब वहां पर सांस रोककर बुत बने रोमांच के साथ खड़े थे। देखते ही देखते घंटा भर बीत गया, परंतु वह दिमाग एकदम सही सलामत काम करता रहा। सभी के चेहरे खुशी से चमकने लगे। अचानक परेश बोला, मैं आप लोगों के साथ जरूर अंकिता की इस अचीवमेंट की पार्टी करता, पर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैं आप सभी से कल सुबह मिलता हूं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह तेजी से निकल गया। प्रोफेसर चिराग और अंकिता को उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा, परंतु अंकिता की सफलता की खुशी में उन्होंने इस बात को दिमाग से झटक दिया। उसी शाम के समय कॉलेज की लाइब्रेरी में एक काले लबादे में ढका साया टॉर्च के साथ प्रवेश कर रहा था। उस समय लाइब्रेरी में कोई नहीं था। उसने लाइब्रेरी में घुसने के लिए एक खुली खिड़की का उपयोग किया था। लाइब्रेरी का वह हिस्सा जहां कुछ विशेष प्रोफेसर्स के अलावा कोई नहीं जा सकता था, वहां वह शख्स बिना कोई आवाज किए दबे पांव पहुंचा। टॉर्च की रोशनी उसने बारी बारी से हर किताबों की अलमारी पर डालनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद भी टॉर्च की फिसलती रोशनी साफ जता रही थी कि उसे अपनी तलाश में सफलता नहीं मिली, जिसके कारण झुंझलाहट में उसके हाथ कांपने लगे। जब और प्रयास भी असफल हुए, तब उसने खींचकर अपनी बंद मुट्ठी एक अलमारी पर मारी। अचानक वह ठिठक गया, यह देखकर कि वह अलमारी अपनी जगह से अपने आप खिसक रही थी।
उस अलमारी के खिसकने से उसके पीछे एक और अलमारी दिखने लग गई, परंतु उम्मीद के विपरीत उस अलमारी में सिर्फ एक ही किताब थी। उस अजनबी ने वह किताब उठाई और अपने कपड़ों में छुपाकर वहां से तेजी से निकल गया। वह जैसे ही बाहर निकला, एक और अजनबी शख्स जो वहां एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था बाहर निकल आया। वह कब से उस पर नजर रखे हुए था। वह भी उसके पीछे पीछे निकल गया। जल्दी ही वह कॉलेज के ही हॉस्टल के एक कमरे तक पहुंचा और जोर से उस दरवाजे पर लात मारी। भड़ाक से दरवाजा खुल गया और सामने दिखा परेश, अपने हाथ में किताब लिए, जिसे वह पढ़ रहा था। परेश दरवाजा खुलने की आवाज से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से वह किताब छूट गई। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वह बोला, अंकिता, तुम यहां? सामने खड़ा शख्स, जो कि अंकिता ही थी, मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कॉम्पिटिटर होते हुए भी जब तुमने मेरी इतनी मदद की और लैब से हड़बड़ा कर निकल गए, तभी मैं समझ गई कि यहां दाल में कुछ काला है। दया। तो दया, मेरा मतलब, परेश मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? परेश कुछ पल के लिए तो हकबकाया सा खड़ा रहा, पर जब उसने अंकिता के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसने वह किताब वापस उठाई, उसे टेबल पर रखकर खोला और एक पेज पर अंगुली रखकर अंकिता को इशारे से वह पेज पढ़ने के लिए कहा। पढ़ने के ठुआइए तब भई। किताब अंग्रेजी शासनकाल के बारे में थी। अंकिता ने उस पेज को पढ़ना शुरू किया। सन 1806 में सुंदरगढ़ की सीमा पर बने उस घने जंगल में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने कब्जा करके मेजर जनरल विलियम के लिए एक महलनुमा कोठी बनाने की सोची। तब उनकी राह का कांटा बन गए वो कबीले वाले, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे लोग नरभक्षी हैं। परंतु मेजर जनरल विलियम को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। तभी तो उन्होंने पहले कबीले वालों को वह जगह खाली करने का आदेश दिया और न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। डरे सहमे कबीले वालों ने 2 दिन का समय मांगा। विलियम इस बात से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जंगल बहुत शानदार जगह था और उसका महल भी बहुत ही भव्य बनने वाला था। उसने अपनी सेना की टुकड़ी को उस कबीले की निगरानी करने का आदेश दिया। उन कबीले वालों को डरा हुआ समझना ही विलियम की बहुत बड़ी भूल थी। विलियम को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब चांदनी रात की चीख पुकारों से उसकी नींद खुली। अपनी सरकारी क्वार्टर की खिड़की से जब उसने चीख पुकारों का कारण जानने के लिए बाहर झांका, तब उसने पाया कि कबीले वाले लोग सैनिकों से उलझ रहे हैं। सैनिकों को जब पता चला कि विलियम जाग गए हैं, तो उन्होंने निर्देश के लिए उनकी ओर देखा। विलियम की आंख के एक इशारे से ही उन सैनिकों ने बर्बरता की हर हद पार करते हुए उन कबीले वालों पर अपनी बंदूकों से गोलियां चला दीं। कुछ ही पलों में वहां सैकड़ों लाशें बिछ गईं। जो जंगली बचे थे वे चीखते चिल्लाते, मातम मनाते वापस जंगल में भाग गए। विलियम ने अपने सैनिकों को उन जंगलियों की लाशों को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया और वापस सोने चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब सेना की टुकड़ी उस कबीले में गई, तब उन्हें वहां उन कबीले वालों का नामो निशान तक नहीं मिला। वे कबीले वाले रातों रात कबीला खाली करके कहीं और चले गए। अगले कुछ दिनों में विलियम का शानदार महल उस कबीले की जगह पर बनना शुरू हो चुका था। दिन भर काम चलता रहता और रात को सभी मजदूर थक कर एक टेंट में सो जाते। एक दिन जब सभी मजदूर सोकर उठे तो सामने का दृश्य देखकर उनकी चीखें निकल गईं। उनकी चीखें सुनकर कुछ सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि एक जगह मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी, जो अपने बीच में कुछ देख रही थी। सैनिक वहां उत्सुकतावश पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उसके बाद उन्होंने विलियम को ही बुलाना ज्यादा उचित समझा। विलियम भी आते ही कुछ पलों के लिए चौंक गया। उसके सामने पड़ी थीं 5 मजदूरों की लाशें। उनके सिर के हिस्से खुले हुए थे और उनमें से दिमाग गायब था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? चुपचाप जाओ यहाँ से और अपना काम करो। मुझे किसी भी हालत में मेरा काम समय पर चाहिए। उसके चिल्लाने से सभी मजदूर सहम गए और उस समय वहां से चले गए। विलियम के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, परंतु क्रूर स्वभाव के कारण उसे अभी भी अपने ही काम से मतलब था। उसने अपने सैनिकों को आवश्यक निर्देश दिए और वापस अपने क्वार्टर में चला गया। थोड़ी देर बाद उसके एक सेवक ने आकर उससे कहा, साहब, मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि यह उन कबीले वालों में से ही किसी का काम है जिनको आपने मरवाया था। उनका कहना है कि वे कबीले वाले आदमखोर नरभक्षी हैं। कई सालों से वे शांत बैठे थे, परंतु साहब ने उस कबीले को छेड़कर उनके गुस्से को वापस जगा दिया है। तो इतना कहकर वह चुप हो गया। विलियम कई देर तक उस अर्दली को देखता रहा। फिर उसने कहा, जो मजदूर काम न करें उन्हें धमकाओ, उनसे काम करवाओ। फिर भी न माने तो उन्हें उनकी सजा दो, और अगर तब भी काम न करें तो उन्हें सबके सामने गोली मार दो। इसके अलावा एक सेना की टुकड़ी को हथियारों सहित जंगल में भेजो और उस बचे खुचे कबीले को भी पूरी तरह खत्म कर दो।
मेरी कोठी हर हालत में उसी जगह बनेगी। विलियम के आदेश पर मजदूरों को डराया, धमकाया और पीटा गया और उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। अगले कुछ दिनों तक कोई वारदात नहीं हुई, परंतु फिर कुछ दिनों बाद एक दिन वैसे ही और लाशें मिलने से और हड़कंप मच गया। इधर पूरे जंगल को छानने के बाद भी विलियम की सेना की टुकड़ी को उस कबीले वालों का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे विलियम बुरी तरह परेशान हो गया और वह समझ गया कि उन मजदूरों में ही उस कबीले के लोग शामिल हैं। ऐसा शक होते ही उसने उन मजदूरों पर अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी और उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक समय का ही खाना दिया जाने लगा। जो मजदूर कमजोरी या थकान से काम करने लायक नहीं रहता, उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी। इस तरह कई दिन बीत गए और महल का काम लगभग पूरा होने पर आ गया था। तब तक कोई अनहोनी वाली घटना नहीं हुई थी, तो विलियम भी निश्चिंत हो गया था। एक रात विलियम के एक भारतीय सेवक ने उसे आधी रात को जगाया और कुछ दिखाने के लिए एक तरफ ले गया। वह सेवक उसे क्वार्टर से कुछ दूरी पर उगी घनी झाड़ियों में ले गया। वहां से विलियम ने देखा कि कुछ लोगों के दल ने, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, 2 लोगों को पकड़ रखा है और वे दोनों छूटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विलियम यह देखकर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है यहां पर? विलियम के सेवक ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु विलियम जोश में आगे बढ़ गया। यह देखकर वह सेवक तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। विलियम उन 2 लोगों को पकड़े हुए सभी लोगों को धमकाने के लिए अपनी पिस्तौल ताने उनके पास पहुंचा और उन पर पिस्तौल तान दी और बोला, इन दोनों को छोड़ दो और मुझे बताओ क्या चल रहा है यहां पर। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, साहब ऐसा मत करो, हमें अपना काम करने दो। आप कुछ नहीं जानते, ये वेंडिंगो कबीले के हैं। इंसानी दिमाग खाकर जिंदा रहते हैं। इस बीमारी को खत्म करना जरूरी है, इसलिए आप हमारे बीच में मत आओ। यह सुनते ही विलियम के तन बदन में आग लग गई। उसे आज तक किसी ने आदेश नहीं दिया था। तभी उसके कुछ सैनिक हाथों में राइफल लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने भी विलियम के इशारे पर उन सभी की ओर राइफल तान दी। दरिंदे विलियम ने इतने पर भी बस नहीं की और उन सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। तब तक वह भारतीय सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने विलियम को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, साहब रुकिए, आप जो समझ रहे थे व्यक्त नहीं है। विलियम कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, तो वह खाली मुंह खोलकर सामने खड़े लोगों को देख रहा था, जिनके चेहरों पर खूंखारता के भाव दिखने लग गए थे और वे अपने सामने खड़े अपने शिकारों को वहशी भाव से घूर रहे थे। वे वही दोनों थे जो अब तक मासूम शिकार बने हुए खुद को गिरफ्त में दिखा रहे थे। जिन्हें अब तक विलियम शिकार समझ रहा था, वही दोनों शिकारी थे जो विलियम के कुछ समझ पाने से पहले ही उसके सैनिकों पर टूट पड़े थे और देखते ही देखते उन्होंने 2 सैनिकों के सीने में अपने हाथ घुसाकर उनके दिल निकाल लिए थे। वे दोनों बिना देर किए उन दिलों को चटकारे ले लेकर खाने लगे। विलियम जैसे फिरंगी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे भयानक दृश्य नहीं देखे थे। उसके सैनिकों ने देखते ही देखते वहां गोलियों की बौछार कर दी, परंतु वे गोलियां उन दोनों शैतानों के आगे कंकड़ ही साबित हुईं, जो उनके शरीर से टकराकर इधर उधर छितर गईं। उन दोनों दरिंदों ने तुरंत उन सैनिकों के सिर को अपने खाली हाथों से ही खोल लिया और उनमें से दिमाग निकाल लिए। यह दृश्य देखकर विलियम बौखलाकर बोल पड़ा, जीसस, यह क्या है? जवाब जीसस ने नहीं, बल्कि उस गोपाल नामक सेवक ने दिया। यह वही आदमखोर वेंडिंगो कबीले के हैं। कहा जाता है कि जब ये किसी का दिमाग खाते हैं तब इन पर बारूद भी असर नहीं करता और ये अति मानवीय ताकत के मालिक हो जाते हैं। जब मजदूरों की बिना दिमाग की लाशें मिलने लगीं, तब मैंने इनको काबू करने के लिए उनके दुश्मन कबीले से तांत्रिकों को बुलाया। जिन्होंने उनको पकड़ रखा था, ये वही तांत्रिक हैं। सिर्फ वही हैं जो इन आदमखोरों को काबू में कर सकते हैं, परंतु आपने बिना सोचे समझे इन लोगों को मुक्त करा दिया। अंकिता ने यहां तक की किताब पढ़ी और परेश से कहा, व्हाट रबिश, इसके आगे के पन्ने कहाँ हैं? क्या तुम यह आदमखोर की आधी अधूरी सड़ी सी कहानी मुझे पढ़ाने के लिए यह नाटक कर रहे थे? परेश ने झुंझलाकर जवाब दिया, अरे यार, मैंने सही कहा था, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। वरना दिमाग होता तो तुम ये समझ जाती कि अभी शहर में जो घटनाएं हो रही हैं वह भी इसी तरह की आदमखोरी वाली हो रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले इस किताब का जिक्र किसी के मुंह से सुना था। हाल की घटनाओं के बारे में सुनते ही मुझे इस किताब की याद आ गई। यह किताब पूरी तरह से बैन है, इसलिए मुझे छुपकर इसे ढूंढना पड़ा, परंतु किसी ने इसके आखिरी पन्ने पहले ही फाड़ दिए थे। अंकिता ने नासमझी के भाव से कहा, तो इसका क्या मतलब हुआ? परेश ने जवाब दिया, यही कि इस शहर में घूम रहे आदमखोर का संबंध हमारे कॉलेज से कहीं ना कहीं तो है, वरना इस किताब के पन्ने फाड़ने की नौबत ही नहीं आती। परेश का जवाब सुनते ही अंकिता के होश उड़ गए। उसके ललाट पर पसीने की बूंदें छा गईं। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। परेश ने उसे पसीना पोंछने के लिए रुमाल दिया और आगे कहना शुरू किया, पता नहीं ये मेरा वहम है या सच, पर जब से तुमने ये दिमाग वाला सीरम बनाया है
तब से ही मुझे कुछ गड़बड़ी की आशंका हो रही है। क्या यह महज संयोग है कि जब तुमने सीरम बनाना शुरू किया तभी एक दिमाग खाने वाला आदमखोर शहर में घूमने लग गया? परेश की इस बात का अंकिता के पास कोई जवाब नहीं था। बस उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। वहां से कुछ ही दूर कॉलेज प्रिंसिपल कॉलेज के नजदीक बने स्टाफ क्वार्टर में सोने जा रहे थे। उनके पीछे कोई चुपचाप चल रहा था। प्रिंसिपल ने अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला और अंदर घुसने के बाद लाइट जलाई। लगभग 10 मिनट बाद वह बुरी तरह से हांफते हुए, पसीने से लथपथ बाहर दौड़ते हुए आए। बाहर आकर उन्होंने अपने चेहरे का पसीना रुमाल से पोंछा और 2-4 लंबी सांसों के बाद ऐसे भाव अपने चेहरे पर ले आए जैसे सब कुछ सामान्य हो। उन्होंने तुरंत अपने क्वार्टर के दरवाजे पर ताला लगाया और वहां से निकल गए। उनके जाते ही पीछा करने वाला यानी कि परेश एक तरफ इशारा करता है और एक अंधेरे कोने से अंकिता निकल कर आती है। वे दोनों ही प्रिंसिपल का पीछा कर रहे थे। अंकिता परेश से कहती है, इस प्रिंसिपल के बच्चे ने ही मुझे दिमाग पर रिसर्च करके उसे जिंदा करने का आइडिया दिया था। सारी सुविधाएं तक इसी ने ही उपलब्ध करवाई थीं। अंकिता की बात सुनकर परेश ताले को देखते हुए कहता है, तुम्हें तो आइडिया दिया, पर मेरे आगे बार बार किताब का जिक्र भी प्रिंसिपल ने ही किया। तभी तो यह याद आते ही मैंने तुम्हें बुलाकर इसका पीछा किया। अंकिता उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंकी, फिर उस ताले की ओर देखकर बोली, वह सब तो ठीक है, पर अब इस ताले का क्या करें? अंकिता का इतना कहना था कि तभी परेश ने पास पड़ा एक बड़ा मजबूत पत्थर उठाकर उसे ताले पर दे मारा और ताला टूट गया। दोनों उस कमरे में घुसे और 10 मिनट बाद प्रिंसिपल की ही तरह पसीने से लथपथ बाहर आए। तभी उन्हें सामने खड़ा दिखा प्रिंसिपल, जो उनकी ही तरह आश्चर्यचकित था। वह तभी वापस आया था जब वे दोनों बाहर निकले थे। प्रिंसिपल ने बिना उन दोनों को कुछ कहे अपने क्वार्टर का ताला लगाया और उन दोनों का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। जल्दी ही एक दूसरे कमरे में वे तीनों बैठे थे। काफी देर तक मौन छाया रहा, जिसे अंततः प्रिंसिपल की आवाज ने तोड़ा, वो हत्या मैंने नहीं की। वह सरकटी लाश किसकी है मुझे नहीं पता। मुझे तो बस हफ्ते 10 दिन से एक लाश ऐसे ही अपने आसपास मिलती है। मैं नहीं जानता यह कौन करता है या कौन रखता है। बस उसके किए को मुझे ही समेटना पड़ता है, वरना जो कोई भी यह सब देखेगा वह यही समझेगा कि हत्याएं मैं कर रहा हूं। विलियम कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, तो वह खाली मुंह खोलकर सामने खड़े लोगों को देख रहा था, जिनके चेहरों पर खूंखारता के भाव दिखने लग गए थे और वे अपने सामने खड़े अपने शिकारों को वहशी भाव से घूर रहे थे। वे वही दोनों थे जो अब तक मासूम शिकार बने हुए खुद को गिरफ्त में दिखा रहे थे। जिन्हें अब तक विलियम शिकार समझ रहा था, वही दोनों शिकारी थे जो विलियम के कुछ समझ पाने से पहले ही उसके सैनिकों पर टूट पड़े थे। और देखते ही देखते उन्होंने 2 सैनिकों के सीने में अपने हाथ घुसाकर उनके दिल निकाल लिए थे। वे दोनों बिना देर किए उन दिलों को चटकारे ले लेकर खाने लगे। विलियम जैसे फिरंगी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे भयानक दृश्य नहीं देखे थे। उसके सैनिकों ने देखते ही देखते वहां गोलियों की बौछार कर दी, परंतु वे गोलियां उन दोनों शैतानों के आगे कंकड़ ही साबित हुईं, जो उनके शरीर से टकराकर इधर उधर छितर गईं। उन दोनों दरिंदों ने तुरंत उन सैनिकों के सिर को अपने खाली हाथों से ही खोल लिया और उनमें से दिमाग निकाल लिए। यह दृश्य देखकर विलियम बौखलाकर बोल पड़ा, जीसस, यह क्या है? जवाब जीसस ने नहीं बल्कि उस गोपाल नामक सेवक ने दिया। यह वही आदमखोर वेंडिंगो कबीले के हैं। कहा जाता है कि जब ये किसी का दिमाग खाते हैं तब इन पर बारूद भी असर नहीं करता और ये अति मानवीय ताकत के मालिक हो जाते हैं। जब मजदूरों की बिना दिमाग की लाशें मिलने लगीं, तब मैंने इनको काबू करने के लिए उनके दुश्मन कबीले से तांत्रिकों को बुलाया। जिन्होंने उनको पकड़ रखा था ये वही तांत्रिक हैं। सिर्फ वही हैं जो इन आदमखोरों को काबू में कर सकते हैं, परंतु आपने बिना सोचे समझे इन लोगों को मुक्त करा दिया। अंकिता ने यहां तक की किताब पढ़ी और परेश से कहा, व्हाट रबिश, इसके आगे के पन्ने कहाँ हैं? क्या तुम यह आदमखोर की आधी अधूरी सड़ी सी कहानी मुझे पढ़ाने के लिए यह नाटक कर रहे थे? परेश ने झुंझलाकर जवाब दिया, अरे यार, मैंने सही कहा था, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। वरना दिमाग होता तो तुम ये समझ जाती कि अभी शहर में जो घटनाएं हो रही हैं वह भी इसी तरह की आदमखोरी वाली हो रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले इस किताब का जिक्र किसी के मुंह से सुना था। हाल की घटनाओं के बारे में सुनते ही मुझे इस किताब की याद आ गई। यह किताब पूरी तरह से बैन है, इसलिए मुझे छुपकर इसे ढूंढना पड़ा, परंतु किसी ने इसके आखिरी पन्ने पहले ही फाड़ दिए थे। अंकिता ने नासमझी के भाव से कहा, तो इसका क्या मतलब हुआ? परेश ने जवाब दिया, यही कि इस शहर में घूम रहे आदमखोर का संबंध हमारे कॉलेज से कहीं ना कहीं तो है, वरना इस किताब के पन्ने फाड़ने की नौबत ही नहीं आती। परेश का जवाब सुनते ही अंकिता के होश उड़ गए। उसके ललाट पर पसीने की बूंदें छा गईं। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। परेश ने उसे पसीना पोंछने के लिए रुमाल दिया और आगे कहना शुरू किया, पता नहीं यह मेरा वहम है या सच,
पर जब से तुमने ये दिमाग वाला सीरम बनाया है तब से ही मुझे कुछ गड़बड़ी की आशंका हो रही है। क्या यह महज संयोग है कि जब तुमने सीरम बनाना शुरू किया तभी एक दिमाग खाने वाला आदमखोर शहर में घूमने लग गया? परेश की इस बात का अंकिता के पास कोई जवाब नहीं था। बस उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। वहां से कुछ ही दूर कॉलेज प्रिंसिपल कॉलेज के नजदीक बने स्टाफ क्वार्टर में सोने जा रहे थे। उनके पीछे कोई चुपचाप चल रहा था। प्रिंसिपल ने अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला और अंदर घुसने के बाद लाइट जलाई। लगभग 10 मिनट बाद वह बुरी तरह से हांफते हुए, पसीने से लथपथ बाहर दौड़ते हुए आए। बाहर आकर उन्होंने अपने चेहरे का पसीना रुमाल से पोंछा और 2-4 लंबी सांसों के बाद ऐसे भाव अपने चेहरे पर ले आए जैसे सब कुछ सामान्य हो। उन्होंने तुरंत अपने क्वार्टर के दरवाजे पर ताला लगाया और वहां से निकल गए। उनके जाते ही पीछा करने वाला यानी कि परेश एक तरफ इशारा करता है और एक अंधेरे कोने से अंकिता निकल कर आती है। वे दोनों ही प्रिंसिपल का पीछा कर रहे थे। अंकिता परेश से कहती है, इस प्रिंसिपल के बच्चे ने ही मुझे दिमाग पर रिसर्च करके उसे जिंदा करने का आइडिया दिया था। सारी सुविधाएं तक इसी ने ही उपलब्ध करवाई थीं। अंकिता की बात सुनकर परेश ताले को देखते हुए कहता है, तुम्हें तो आइडिया दिया पर मेरे आगे बार बार किताब का जिक्र भी प्रिंसिपल ने ही किया। तभी तो यह याद आते ही मैंने तुम्हें बुलाकर इसका पीछा किया। अंकिता उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंकी, फिर उस ताले की ओर देखकर बोली, वह सब तो ठीक है पर अब इस ताले का क्या करें? अंकिता का इतना कहना था कि तभी परेश ने पास पड़ा एक बड़ा मजबूत पत्थर उठाकर उसे ताले पर दे मारा और ताला टूट गया। दोनों उस कमरे में घुसे और 10 मिनट बाद प्रिंसिपल की ही तरह पसीने से लथपथ बाहर आए। तभी उन्हें सामने खड़ा दिखा प्रिंसिपल, जो उनकी ही तरह आश्चर्यचकित था। वह तभी वापस आया था जब वे दोनों बाहर निकले थे। प्रिंसिपल ने बिना उन दोनों को कुछ कहे अपने क्वार्टर का ताला लगाया और उन दोनों का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। जल्दी ही एक दूसरे कमरे में वे तीनों बैठे थे। काफी देर तक मौन छाया रहा, जिसे अंततः प्रिंसिपल की आवाज ने तोड़ा, वो हत्या मैंने नहीं की। वह सरकटी लाश किसकी है मुझे नहीं पता। मुझे तो बस हफ्ते 10 दिन से एक लाश ऐसे ही अपने आसपास मिलती है। मैं नहीं जानता यह कौन करता है या कौन रखता है। बस उसके किए को मुझे ही समेटना पड़ता है, वरना जो कोई भी यह सब देखेगा वह यही समझेगा कि हत्याएं मैं कर रहा हूं। तब मुझे अपने कबीले के बुजुर्गों की बात याद आई कि यदि मरे हुए दिमाग को किन्हीं खास रसायनों के प्रयोग से जिंदा किया जाए तो उस दिमाग के सेवन से मुझे जड़ी बूटियों जैसा असर फिर से मिलने लगेगा। उनमें से कुछ रसायनों के बारे में मुझे जानकारी थी, परंतु कुछ रसायनों का प्रयोग केवल हमारे विरोधी तांत्रिक कबीले के लोग ही जानते थे। मैंने तुम्हारे अंदर वह योग्यता देखी जो तांत्रिक कबीले के लोगों में होती थी। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल को मोहरा बनाया और अपने कुछ शिकार की लाशें उसके पास पहुंचाने लगा। प्रिंसिपल फंस चुका था। अब उसके पास उन लाशों को ठिकाने लगाने का एक ही तरीका था। उसने तुम्हें रिसर्च के लिए प्रेरित किया और जिन लाशों में दिमाग होता था उन्हें तुम तक पहुंचाया। हो न हो तुम भी उसी तांत्रिक कबीले की वंशज हो। खैर, जो भी हो, अब तुम मुझे वह दिमाग दोगी या मैं अपने दुश्मन कबीले के वंशज को खत्म कर दूंगा। उस दरिंदे के खतरनाक इरादों को जानकर अंकिता डर गई। उसने घबराते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा। उसे टाइम देखते हुए देखकर प्रोफेसर चिराग फिर हंसा और बोला, पुलिस का इंतजार कर रही हो? उन्हें अभी समय लगेगा। उनको यहां जल्दी आने से रोकने के लिए मैं कुछ ही देर पहले कुछ लाशें थोड़ी दूर डाल आया हूं, वह भी कुछ पुलिस वालों की। वो कुछ देर उनमें बिजी रहेंगे। तो अंकिता, अब देर मत करो और मुझे उस दिमाग का पता बताओ। अंकिता बोली, सर, मैं घड़ी पुलिस वालों के लिए नहीं बल्कि किसी और मदद के लिए देख रही थी। वैसे आपको एक बात बता दूं कि मैं उस तांत्रिक कबीले की नहीं हूं। अंकिता के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर प्रोफेसर चिराग चौंक कर बोला, तो तुम्हें उन जड़ी बूटियों का कैसे पता चला? कौन है वह वंशज? परंतु फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वह तुरंत पलटा। उसके पीछे प्रिंसिपल खड़े थे। उनके हाथ में एक झोला और चेहरे पर बहुत शांति थी। प्रिंसिपल ने कहा, मैं हूं वह वंशज। मैंने ही अंकिता को उन जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया था। अंकिता को कभी मुझ पर अविश्वास हुआ ही नहीं था। जब मुझे लाशें मिलनी शुरू हुई तभी मैं समझ गया था कि हो न हो यह उसी नरभक्षी कबीले का काम है। इसीलिए मैंने अंकिता को दिमाग जिंदा करने वाला सीरम बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि उस आदमखोर को ललचाकर यहां बुला सकूं। जेल से छूटने के बाद मैंने अंकिता को विदाई के रूप में जो पुस्तक दी थी उसमें उस किताब के बाकी पन्ने थे। बाकी की बातें उसे बैठकर समझाने से स्पष्ट हो गईं। उन्हीं पन्नों की मदद से अंकिता ने यह बनाया। कहते हुए प्रिंसिपल ने अपने झोले में से एक इंजेक्शन निकाला और प्रोफेसर चिराग को लगा दिया। प्रोफेसर चिराग तुरंत घुटनों पर आ गया। आतंक और हैरत से उसके मुंह से निकला, यह क्या है? इससे मुझे कमजोरी क्यों लग रही है? जवाब प्रिंसिपल ने दिया, यह उस जड़ी का रस है जो तुम लोगों की दिमाग खाने से मिली ताकत को भी कम कर देता है।
आज के समय में वह जड़ी बूटियां मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु अंकिता ने उस किताब के बाकी पन्ने पढ़कर तुम्हारे लायक एक खुराक तो बना ही ली। इसकी नोक पर भी वह रस लगा हुआ था, इसीलिए यह तुम्हारी त्वचा में भी आसानी से समा गया। अब पुलिस आने तक शांति से बैठ जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी कालकोठरी में बिताने की तैयारी करो। उनके सामने प्रोफेसर चिराग अधमरा पड़ा था। जमीन पर अपने घुटने और हथेलियां टिकाए वह बोला, एक ही खुराक बनाई? मुझे तो उसे खुराक से तुम लोगों ने हरा दिया, परंतु मेरे बेटे को कैसे हराओगे? इतना कहकर वह हंसने लग गया। अंकिता और प्रिंसिपल को भारी गड़बड़ी का एहसास हुआ। वे समझ गए कि प्रोफेसर चिराग का बेटा कौन है, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। उनके पीछे अचानक परेश आ चुका था। उसके चेहरे पर अपने पिता की हालत देखकर गुस्सा था, परंतु प्रिंसिपल और अंकिता के डर का असली कारण उसके हाथ में थमा हुआ वह पारदर्शी जार था, जिसमें किसी लिक्विड में तैर रहा था। वह दिमाग। प्रिंसिपल वह जार लेने के लिए उसकी ओर लपके, परंतु परेश के अतिमानवीय ताकत वाले हाथ के एक ही वार से वह बेहोश हो गए। तभी वहां कॉलेज के कुछ छात्र आ गए। उन्हें प्रोफेसर ने पहले ही ऐसी स्थिति के लिए तैयार कर रखा था। उन्होंने आते ही परेश पर हमला कर दिया, जिससे परेश के हाथ से जार छूटकर दूर जा गिरा। उन्होंने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे बेदम कर दिया, परंतु उन्होंने जोश में एक गलती कर दी। उन्होंने उसे पीट कर उस दिशा में गिरा दिया जिस तरफ वह जार पड़ा था। इससे पहले कि अंकिता कुछ समझ पाती, परेश किसी जानवर की तरह उस जार में से दिमाग निकालकर खा चुका था। सब जैसे सकते में आ गए। कुछ पलों बाद अपने होश को संभालकर सभी लड़कों ने वापस परेश पर डंडों से वार किया, परंतु अब परेश वह परेश नहीं रहा था जो आसानी से पिट गया था। अब उसकी खाल पर उन डंडों का कोई असर नहीं हो रहा था और वे तिनकों की तरह टूट रहे थे। अब परेश ने उन लड़कों को पीटना शुरू किया। उसके वारों में बेरहमी भरी हुई थी। हर वार किसी न किसी हड्डी को तोड़ रहा था। कुछ ही पलों में सभी लड़के जमीन पर बेदम परेश की दया के सहारे पड़े थे। उन्हें देखकर परेश की आंखों में हैवानियत उभरी और वह भूखे भावों के साथ उनकी ओर बढ़ा। अंकिता ने उसके पीछे से डंडे से जोर का वार किया। हर डंडे की तरह वह डंडा भी टूट गया, परंतु अंकिता के इस कदम ने परेश को गुस्सा दिला दिया और वह उन लड़कों को भूलकर अंकिता की तरफ पलटा। अंकिता जैसी दुबली पतली लड़की को उसने एक ही हाथ से गला पकड़कर हवा में उठा लिया। अंकिता की आंखें उसके दबाव की वजह से बाहर निकलने लगी थीं। बस अब कुछ ही पलों में अंकिता की कहानी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक परेश की पकड़ ढीली हो गई और अंकिता उसके हाथ से छूट गई। परेश भी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाने लगा, अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश करती हुई। अंकिता उसकी यह हालत देखकर हंस पड़ी और बोली, दिमाग तो मिला, ताकत भी मिली, पर तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं मिला। अरे किसी प्रयोग को यूज करने से पहले यह तो देख लेना चाहिए कि वह प्रयोग सफल हुआ भी है या नहीं। उस दिन हमारे इतनी मेहनत के बाद भी यह सीरम नाकाम रहा। हमारे निकलने के कुछ ही पलों बाद उसमें नाइट्रोग्लिसरीन बनने लगा था, जो कि एक विस्फोटक होता है। अब तुमने उसे चबा चबा के खा लिया है, तो तुम्हारे शरीर में जाकर वह तुम्हारे पेट में छोटे छोटे बम बन गया है, जो छोटे छोटे धमाकों के साथ तुम्हारे पेट को अंदर से खत्म कर रहे हैं। तुम बाहर से चाहे जितने भी मजबूत हो, पर अंदर से एकदम नाजुक हो। मैं भी ना, बड़ी भुलक्कड़ हूं। यह बात बताना ही भूल गई। अब हिंदी फिल्मों की तरह ज्यादा डायलॉग न मारते हुए मैं एक ही बात कहूंगी, मौत मुबारक परेश। देखते ही देखते परेश जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से आखिरी हिचकी निकली। इस तरह शहर के नरभक्षी का आतंक पूरी तरह खत्म हो गया। उधर पुलिस के आते हुए कदमों की आवाज वहां गूंजने लगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सब ने मेरी कहानी के अंत तक साथ निभाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पर आप अपनी समीक्षा देने में प्लीज कंजूसी न करें। इस कहानी में जो भी आपको अच्छा या कमी महसूस हुई हो, कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी समीक्षाओं के इंतजार में आपका अपना अक्षय।